ये जो पोल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, एक तो जैसे फर्स्ट पेपर है और ये जो सेकंड पेपर है। तो फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, एक तो इंडियन थिंकर पढ़ते हैं, वेस्टर्न थिंकर पढ़ते हैं, इसमें थ्योरी पढ़ते हैं, और फिर आईजीपी पढ़ते हैं, और नेशनल मूवमेंट भी कुछ है हम लोग क्या। ये जो सिलेबस आप लोग पढ़ते हैं, ये जो फर्स्ट पेपर है यहाँ से लेकर सब यहाँ तक, और फिर इसी तरह से जो है इसमें सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर में जो है 3 चीजें हैं, एक तो जो है इसका थ्योरी है और ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा पोर्शन जो है इंडिया एंड वर्ल्ड का है, और तीसरा जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। ये 3 चीजें हैं। तो हम लोग जो है इंडिया एंड वर्ल्ड वाला जो पोर्शन है ये शुरू करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा फिर इसको भी पढ़ेंगे। मान लीजिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, तो हम लोग जो है ये A6 शुरू कर रहे हैं। A6 खत्म होगा फिर A7 पढ़ा जाएगा, और फिर इसके बाद फिर फर्स्ट पेपर शुरू होगा, A1, A2, इस तरह से करके ये पूरा चलेगा। तो लगभग 6 से 6.5 महीने लगता है। तो हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड वाला जो पोर्शन है उसको शुरू करते हैं। ये आप लोग जीएस में भी पढ़ते हैं, तो उसी जीएस को ही जो है, जो आप लोग जितना भी जीएस से पढ़ते हैं समानता मिलता जुलता। जीएस में थोड़ा सा हम लोग हल्का पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उसको डेप्थ में पढ़ा जाएगा, लेकिन प्रश्न वही है, आपको जीएस में भी काम करेगा। तो ये जो पहला टॉपिक है, तो हम लोग जो इंडिया एंड वर्ल्ड का जो भारत और विश्व है, ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे, और इसको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए जो पहला टॉपिक है, तो ये जो इंडिया एंड वर्ल्ड का जो पहला टॉपिक है वहां से हम लोग शुरू करेंगे। मान लीजिए 1 से लेकर जो है 8 तक ये टॉपिक है। तो इसमें ये जो, अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट है तो ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को जो है 3 काम जरूर करना है। एक तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि जो प्रश्न पूछने का प्रकृति है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी पढ़ लीजिए, पाली पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा यदि नहीं पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि एग्जाम में आपका 3-4 प्रश्न छूट जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए सेकंड पेपर है, अब सेकंड पेपर है तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 में जो है 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 में इसी तरह से 3 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है तब देखते हैं कि इस 5 में भी 5 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसमें 3 प्रश्न है, और क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसमें भी 3 प्रश्न है, 8 में जो है 3 प्रश्न है। तो हम लोग को करना कैसे है भाई? 1 और 5 तो कंपलसरी है भाई, 1 और 5 जो है अनिवार्य है, वो तो आपको करना ही करना है। सबसे पहला चीज है कि जिस चीज की तैयारी करते हैं उसका पेपर पहले 5-7 साल का देखते हैं। तो जब पेपर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कभी क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, कभी यूएनओ का प्रश्न डालेगा, कभी करंट से इसमें डालेगा, कभी कुछ डालेगा, ऐसे कर करके इसमें जो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 ये कंपलसरी है। उसके बाद तो कोई भी आप जो है, जैसे मान लीजिए 1 और 5 जो है ये अनिवार्य है। सिलेबस नहीं होगा तो ले लीजिएगा आप लोग, मैं बोल देता हूं। तो 1 और 5 जो अनिवार्य है। अब इसके बाद जो ये 2, 3, 4 बच गया, इसमें से 1 करना होता है, और 6, 7, 8 है तो इसमें से आपको 1 करना है, और जो बच गया उसमें से 1 करना है। सिलेबस दे देना, किसी के पास नहीं होगा। तो 1 और 5 तो अनिवार्य है। अब देखिए जो पॉलिटिकल साइंस हम लोग क्या सिलेबस रखा गया है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सब पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस तो बहुत बड़ा गोला है, इसके भीतर हम लोग का ये छोटा सा सिलेबस है। अब इसमें भी आप कंजूसी करेंगे, इसको छोड़ दीजिए तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दोनों पेपर में कंपलसरी होता है। 2, 3, 4 है तो उसमें से 1 प्रश्न करना है, 6, 7, 8 है तो उसमें से 1 प्रश्न करना है। तो मान लीजिए आप कोई सिलेबस में छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का मान लीजिए A, B, C है, A, B आपको बहुत अच्छा आ रहा है, C नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा तो होगा नहीं।
मान लीजिए 3 है, आपको बी सी बहुत अच्छा आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, फिर मामला फंसेगा। सिलेबस पूरा पढ़ने से क्या फायदा होगा? इसीलिए मैं बोला कि 6 से 6.5 महीना लगता है, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं चाह कर भी उसमें कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि कोई प्रश्न आएगा एग्जाम में छूटेगा तो जितना आप दोषी हो उतना मैं भी दोषी हूं। अब हाँ, ये दूसरी बात है कि हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, मान लीजिए मैंने जो है 4 समस्या लिखवाया या 4 महत्व लिखवाया या 4 विशेषता लिखवाया, तो पहले से ही मैं नोट्स तैयार करके रखा हूं और आपको पेज नंबर बता दूंगा कि यहां से इसको नोट कर लीजिएगा, वो आपका काम है। अब जो लोग मान लीजिए बीपीएससी देते हैं, अब बीपीएससी में क्या है कि 4.5 से 5 पेज लिखना है, 5.5 पेज लिखना है, तो उसमें आपको ये काम करना पड़ेगा कि वहां पर कुछ जोड़ घटाव करके पहले से ही रखना है। जो अब बीपीएससी का सिलेबस ले लीजिए, अब बीपीएससी का सिलेबस लेकर देख लीजिए कि उसमें क्या क्या सिलेबस है। अब मैं कहूंगा कि एक अलग कॉपी बना लीजिए, जिन लोगों को बीपीएससी देना है उन लोगों के लिए बता रहा हूं। यूपी का सिलेबस सेम है, जो आईएएस का सिलेबस है और यूपी का सिलेबस है लगभग समान है, केवल ज्यादा 10% का डिफरेंस है। जैसे कुछ थिंकर अलग है, तो जो कुछ थिंकर अलग है तो हमने क्या किया कि अलग से मैं वीडियो बना रखा हूं यूपीपीसीएस के लिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। नोट्स बना रखा हूं, नोट्स भी मिल जाएगा। लेकिन बिहार में एक समस्या है, बिहार में समस्या यह है कि अभी भी वहां पर बड़े प्रश्न आते हैं। अब बड़े प्रश्न आते हैं तो 4.5-5 पेज लिखना है, तो आप क्या करिए कि जैसे मैं विदेशी नीति पढ़ा रहा हूं, तो जो बड़े प्रश्न है वहां सिलेबस में जो लिखा है उसकी अलग कॉपी बना लीजिए। और नोट्स में से क्या करिए कि जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाया, मैं पेज नंबर बताया, तो इस कॉपी में ज्यादा न लिखकर जो बीपीएससी के लिए जो कॉपी आप बनाएंगे उसमें उसको ज्यादा लिख डालिए, जिससे अभी से मान लीजिए, अरे कुछ लोग तो बीपीएससी देते होंगे, कौन कौन लोग देगा? कोई नहीं देने वाला है, बीपीएससी कोई नहीं देने वाला है, तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जो लोग यूपी के हैं वो लोग जो है बीपीएससी भरा करिए। मान लीजिए शुरुआती दौर में तो मैं ये मानता हूं कि जैसे आप तैयारी शुरू करते हैं, जब तक 2-3 मेंस लिखेंगे नहीं लगातार, तब तक जो है आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आप पीटी जब तक देते नहीं है तब तक जो है देखा जाए तो हम लोग एकदम आदर्श में जीते हैं। कोई बच्चा नया तैयारी कर रहा है, उसको समझाएंगे पीटी का, तो समझेगा? नहीं समझेगा। वो बोलेगा पीटी कौन सा परीक्षा है, क्योंकि हम लोग पहले ही बता देते हैं पीटी कोई परीक्षा नहीं होता है। लेकिन जब पीटी देने जाता है 1 बार 2 बार 3 बार, कितने लोग मान लीजिए नहीं होता है, तब उनको समझ में आता है कि पीटी भी परीक्षा है। उसी तरह से जब मेंस देने जाएंगे तब मेंस का पता चलेगा कि मेंस भी कोई परीक्षा होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप आईएएस का फार्म भर रहे हैं तो एक पीसीएस का फार्म जरूर भरिए, यूपी का फार्म भर दीजिए, क्योंकि सेम सिलेबस है। तो जाएंगे लिखेंगे तो वहां पर जो समस्या है वो वहीं पर पता चलनी है, क्योंकि जब आप पेपर लिखेंगे, नंबर आएगा, देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये समस्या है। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहला काम ये करना है कि पूरा सिलेबस पढ़िए। दूसरा काम ये करना है कि जैसे मंडे से फ्राइडे हमारी क्लास चलती है और सैटरडे को टेस्ट होता है, तो आप लोग सब लोग प्रयास करिए कि सैटरडे को आकर बैठ के लिखें। क्योंकि मान लीजिए आप 1 प्रश्न लिखेंगे, 2 प्रश्न लिखेंगे, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा। लिखने का 3 फायदा है। लिखने का जो सैटरडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं उसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि आपका लेखन गति बढ़ जाएगा। भाई आप जब लिखेंगे तभी तो आपका स्पीड बढ़ेगा। और दूसरा फायदा यह है कि जो मंडे से फ्राइडे आपने सिलेबस पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो हम क्लास में लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, वो हमको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। अब फिर उसमें मान लीजिए हमें कहते हैं कि ये भी तो जरूरी है कि आप जो कॉपी बनाते हैं वो आपको याद हो जाए। तो दूसरा फायदा तो है कि उसका रिवीजन भी हो गया और हमको पता चल गया कि उसमें क्या चीज करना है। तीसरा जो फायदा यह है कि जब आप लिख कर देंगे या मैं चेक करूंगा तो मैं बताऊंगा कि फला फला चीज उसमें छूटा हुआ है, तो अगले टेस्ट में सुधार होगा। क्योंकि ये निरंतर जब आप लिखेंगे तभी कुछ सुधार हो सकता है। कोई व्यक्ति है कभी नहीं लिखा है, ये बताइए, एक ही दिन में पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर होता है ना। मान लीजिए फर्स्ट पेपर भी होता है, तो फर्स्ट पेपर में कितने प्रश्न लिखने होते हैं? अरे इतना तो देख लिए होते हैं। फर्स्ट पेपर में कितना प्रश्न लिखना है? सिलेबस कई पेपर नहीं देखते हैं,
आज सब लोग जाके 5-7 साल का पेपर है किसी के पास पॉलिटिकल साइंस का, पेपर तो देख लीजिए जिसका परीक्षा देने जा रहे हैं, ओलंपिक में दौड़ने जा रहे हैं, तो कम से कम ओलंपिक के बारे में तो समझ लीजिए कि वहां पर क्या स्थिति होगा। 19 प्रश्न लिखना होता है। अच्छा अभी बताया हूं 5 और 5 10 हो गया, अब 3 प्रश्न करना होता है तो ये 10 प्रश्न हो गया। अब फिर जो है 3 प्रश्न करना है तो 3-3 प्रश्न है तो कुल मिला के 19 प्रश्न हो गया। अब 3 घंटे में 19 प्रश्न आपको लिखना है। कोई मान लीजिए 150 शब्द का है, कोई 200 का है, कोई 250 300 शब्द का है, इतना ही है। तो 19 प्रश्न आपको लिखना है। लगभग जो है ये मान के चलिए कि 35 से 40 पेज लिखना है फर्स्ट पेपर में। अब 2 घंटे के बाद फिर जो है सेकेंड पेपर उसी दिन लिखना है, तो सेकेंड पेपर भी आपको 35 से 40 पेज लिखना है। तो किसी दिन बैठकर 80 पेज लिख कर देखिएगा कि मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं। व्यवहारिक बात बता रहा हूं। आदर्श तो यह है कि पढ़ते रहिए, टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। जब पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, अभी मेंस का रिजल्ट आया ना, तो उसमें से मान लीजिए ठीक है 3-4 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस वाले भी, लेकिन 4-5 लोग फेल भी हुए हैं। तो 2-3 लोग तो मान लीजिए पुराने भी फेल हो गए। तो उनसे मैं बोला फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, आपको समझ में आया? बोले हाँ सर समझ में आ गया कि लिखना चाहिए था, क्योंकि हमको आता हुआ क्वेश्चन नहीं लिख पाए। तो यहां पर आता हुआ क्वेश्चन नहीं लिख पाए तो आप जो है ये समझिए कि जब आपको 40 पेज लिखना है तो उसकी तैयारी अभी से करिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। और जैसे 1.25 घंटे का मैं टेस्ट लेता हूं, उसमें 7 या 8 प्रश्न रहता है, तो मान लीजिए आप 1.25 घंटा की जगह पर 1 ही घंटा लिखिए, जिससे स्पीड बढ़े। पेपर लेकर सब लोग ये वाला खरीद डालिए, ओरिजिनल पेपर। इस पेपर को खरीद कर इसमें देखा करिए कि क्वेश्चन कैसा आता है। इसको बल्कि जैसे रोज हनुमान चालीसा कुछ लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से इसको जो है अपने तकिए के पास रख लीजिए। इसको बार बार पलट के देखिए कि क्वेश्चन कैसा आता है, करंट कैसे कैसे पूछता है, कहां कहां से प्रश्न पूछता है। एक तो काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि सिलेबस में हमारे लिखा क्या है। कि जैसे कोई संपादकीय लेख आएगा, या मान लीजिए जैसे कभी कोई मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई चीज पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि अच्छा ये इंडिया एंड वर्ल्ड वाले टॉपिक में है, ये हमारे थ्योरी वाले टॉपिक में है, ये हमारा फर्स्ट पेपर में थिंकर में ऐसा टॉपिक है। तो ये आपको पता चलेगा तो आप क्या करेंगे कि अपनी कॉपी में उसको जोड़ घटाव कर लेंगे। एक तो इसको खरीदिए, और दूसरा काम जो है इसको याद कर लीजिए। इसमें का 2-3 ले लीजिए, कौन मना कर रहा है। एक अपने मेज के सामने लगा लीजिए, एक यहां कॉपी में रखा करिए, जिससे बार बार हम भी दिखाते रहेंगे कि फला टॉपिक में शुरू कर रहा हूं। चलिए बाकी तो बताता ही रहूंगा। देखिए जो पहला टॉपिक है इंडिया एंड वर्ल्ड का, भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति जो है, तो भारत की विदेश नीति में जो हम लोग को पढ़ना है, जो टॉपिक लिखा है पहले उसको बता दें। एक तो लिखा है कि विदेश नीति के निर्धारक, विदेश नीति के निर्धारक, एक तो ये पढ़ना है। दूसरा चीज पढ़ना है नीति निर्माण की संस्थाएं, नीति निर्माण की संस्थाएं। और तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है निरंतरता एवं परिवर्तनशीलता। निरंतरता एवं परिवर्तनशीलता, ये 3 टॉपिक रखा गया है। अब चूंकि मैं बताया कि ये जो इंडिया एंड वर्ल्ड है वो करंट से जुड़ा हुआ पोर्शन है, तो करंट से जुड़ा हुआ पोर्शन है तो हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि केवल जो सिलेबस लिखा है वही नहीं पढ़ना है। सिलेबस के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि विदेश नीति का निर्धारक तत्व है, तो विदेश नीति का निर्धारक तत्व है, मान लीजिए इसको हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले तो ये जाने कि विदेश नीति होता क्या है। विदेश नीति, जब हम लोग कहते हैं विदेश नीति, लिखना नहीं है,
जैसे विदेश नीति है, तो विदेश नीति एक प्रकार से जो है रणनीति है, स्ट्रेटजी है। कैसी स्ट्रेटजी है, कैसे समझिए कि जैसे मान लीजिए इस विदेश नीति जब रणनीति है तो इसमें कुछ जो है सिद्धांत होता है और कुछ जो है व्यवहार होता है। जैसे मान लीजिए सिद्धांत का मतलब हुआ जैसे कोई निरपेक्ष आंदोलन है, पंचशील सिद्धांत है, या मान लीजिए वो करिए कि हम लोग क्या लुक ईस्ट है पॉलिसी है, चाहे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी है, या रणनीतिक स्वायत्तता एक टॉपिक है। अब देखेंगे कि आजकल विदेश नीति में जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट चल रहा है, तो ये सब हमारा सिद्धांत हो गया। अब व्यवहार क्या है? व्यवहार का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए G20 की बैठक हो रही है, तो देखिए मोदी साहब बार बार कह रहे हैं कि G20 का जो बैठक हो रहा है वो हम लोग के लिए एक बड़ा अवसर है। तो बड़ा अवसर है तो वो भी विदेश नीति का ही हमारे पार्ट है, व्यवहार है। जैसे मान लीजिए जापान के जो है प्रधानमंत्री के मरने पर मोदी साहब का जाना, ये भी व्यवहार है। तो विदेश नीति जो है ऐसी रणनीति है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों पाया जाता है, और इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करते हैं और विश्व में जो है अपनी अनुकूलन क्षमता बढ़ाते हैं। विश्व में अपनी अनुकूलन जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है। तो कभी मान लीजिए पूछे कि इंटरव्यू में जैसे पूछता है कि विदेश नीति क्या है, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कम से कम इतना तो जानना चाहिए, जहां जहां टर्म है वो मैं बताता भी रहूंगा। तो विदेश नीति क्या हुआ? विदेश नीति एक रणनीति है, ऐसी रणनीति जिसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों पाया जाता है और इसके माध्यम से देश अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करता है, अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है, मतलब अपनी साख को मजबूत करता है। और राष्ट्रीय हित का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, हमें कहते हैं अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, और फिर जो है वो कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक व्यवस्था या अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखता है, अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखता है। इस बात को कहा जाता है कि हम अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर रहे हैं। और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने का मतलब साख को मजबूत करना। इस अनुकूलन क्षमता में भी दो तरह की बातें होती हैं, एक तो पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब यहां पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा विदेश नीति, ऐसी रणनीति बनाना जिससे दूसरे देशों को अपने व्यवहार के पक्ष में हम ढाल सकें। जैसे मान लीजिए अपने अनुरूप दूसरे देश के व्यवहार को ढालना। जैसे पॉजिटिव का मतलब हुआ कि अपने अनुरूप दूसरे के व्यवहार को ढालना। और निगेटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं अब कितना भी करेंगे, भारत कितना भी अच्छा विदेश नीति चलाए, सबसे व्यवहार बनाए, तब भी कुछ देश आलोचना करेंगे और करना भी चाहिए। तो दूसरे देश द्वारा जो आलोचना किया जा रहा है उस आलोचना को कारगर न होने देना, उसको निष्प्रभावी कर देना। तो दूसरे देश की आलोचना को निष्प्रभावी करना, दूसरे देश की आलोचना को निष्प्रभावी करना। जैसे पाकिस्तान का लीजिए, मान लीजिए पाकिस्तान हम लोग की आलोचना करता है तो क्या फर्क पड़ता है, यूएनओ में जाके मान लीजिए हम लोग की आलोचना कर लेता है तो कुछ देर के बाद जो है देश भूल भी जाते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा। अब वो जाके कहता है कि भारत जो है वो देखा जाए तो हम पर दबाव बनाता है, भारत जो है वो देखा जाए तो हमारा जो पड़ोसी देश है वो हमारे देश में जो है मान लीजिए हमारे देश के बारे में, घरेलू समस्या के बारे में बोलता रहता है, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। तो हमारी ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिससे हमारी विश्व में साख इतनी मजबूत हो कि दूसरे देश जो है वो देखा जाए तो दूसरे देश हां में हां मिला दें, और कोई यदि मान लीजिए ना भी बोल रहा है तो कोई फर्क ना पड़े। ऐसी व्यवस्था को विदेश नीति कहा जाता है, फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। दो लाइन अर्थ पर लिख लीजिए विदेश नीति का अर्थ। विदेश नीति सिद्धांत और व्यवहार का ऐसा समुच्चय है, विदेश नीति सिद्धांत और व्यवहार का ऐसा समुच्चय है
सिद्धांत और व्यवहार का ऐसा समुच्चय है जिसके द्वारा कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग लेकर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है, और विश्व में अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है, विश्व में अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है, विश्व में अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है। भाई जैसे मान लीजिए ये जैसे मैं बताया विदेश नीति, तो यह रणनीति एक प्रकार से ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं, तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक प्रकार से क्या है, एक खेल है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय भाई खेल में खिलाड़ी भाग लेता है, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देश भाग लेता है, और देश भाग लेता है तो देश भाग लेकर क्या करता है, तो अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करता है। और जिस तरह से कोई खिलाड़ी है वो रणनीति बनाकर खेलता है, वो रणनीति बनाकर जाता है। जिस मान लीजिए वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, तो देखिए अच्छा बॉलर भी है तो 2-3 ओवर में ही फ्रस्ट्रेट हो जाता था, क्योंकि पहले बॉल पर ही 4 रन जाना था, ज्यादा से ज्यादा दूसरे बॉल पर 4 रन जाना था। तो आप देख रहे हैं अब मान लीजिए पहले ओवर में 15 रन बन गया टेस्ट मैच में, तब इसके बाद वो बॉलर बेचारा क्या करेगा, अब उसका लाइन चौपट हो चुका है। तो खिलाड़ी का रणनीति होता है। अब आप लगे संभल कर खेलने, इतना संभल के खेले कि 4 ओवर में एक भी रन नहीं बना पाए, तो बॉलर तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा ना। अब फिर देखा जाए तो आपको आउट भी कर देगा, क्योंकि आप इतना सतर्क हो गए कि सतर्क होकर आउट हो गए। तो जिस तरह से खेल में खिलाड़ी रणनीति बनाता है, उसी तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है देश भी रणनीति बनाते हैं, और इसी रणनीति को हम लोग फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और अभी मैं बताया कि ये रणनीति जो बनाई जाती है, इसमें सिद्धांत है, व्यवहार है, कुछ कूटनीति है, कुछ बातचीत है, ये सब चलता है आपस में। अभी पाकिस्तान में भूकंप आएगा तो सबसे पहले भारत ही सहायता करेगा, क्योंकि व्यवहार, भारत को विश्व में दिखाना है कि भारत जो है सबसे बड़ा हितैषी है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ही दुष्ट राष्ट्र है। तो यहां पर देखते हैं कि ये जो व्यवहार है, इसमें जो कूटनीति है, जो आचार विचार है, सब शामिल है। तो मैं बता रहा था कि जैसे अब हम लोग को जो पहला टॉपिक पढ़ना है विदेश हित का निर्धारक तत्व, तो यहां इसको कैसे पढ़ा जाएगा। अब देखिए विदेश नीति का निर्धारक तत्व, तो निर्धारक तत्व जो है इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो है आंतरिक निर्धारक तत्व, और दूसरा है बाह्य निर्धारक तत्व। अब आंतरिक निर्धारक तत्व का मतलब यह है, अब इसका भी प्रश्न जब आप देखेंगे तो पूछा होगा, कुछ मान लीजिए ऐसे कुछ भी शॉर्ट नोट्स में लिख देता है कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति या किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थिति जो है विदेश हित को निर्धारित करती है। इसको आंतरिक या घरेलू भी कह सकते हैं। तो आंतरिक निर्धारक तत्व है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए भौगोलिक पहलू है, जैसे मान लीजिए देश का जो है सामाजिक पहलू है, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू है, या मान लीजिए देश का जो है राजनीतिक पहलू है। तो ये अलग से शॉर्ट नोट्स आता है,
उसको देखेंगे तो पूछा होगा भारत की भौगोलिक परिस्थिति भारत की विदेश नीति को निर्धारित करता है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है। और बाह्य निर्धारक तत्व का मतलब है कि विश्व में जो घटनाएं चल रही हैं, विश्व में जो घटनाएं चल रही हैं, तो जैसे मान लीजिए सबको करिए कि अभी विश्व में जो यूक्रेन संकट चल रहा है, तब यूक्रेन संकट चल रहा है तो यूक्रेन संकट किस प्रकार से विदेश नीति को निर्धारण करता है। या मान लीजिए कुछ पुराना भी पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए पुराने का मतलब कि जैसे शीत युद्ध चल रहा था, अब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध कैसे प्रभावित किया, मान लीजिए अमेरिकी प्रभुत्व कैसे प्रभावित किया। दो चार एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे अमेरिकी प्रभुत्व, कि अमेरिकी प्रभुत्व भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता किया है। या मान लीजिए शीत युद्ध ने किस प्रकार से प्रभावित किया। या मान लीजिए यूक्रेन संकट किस प्रकार से भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, या यूक्रेन संकट ने भारत की विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित किया। इस तरह से प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए वैक्सीन कूटनीति, तो अब विदेश नीति जब पढ़ते हैं तो वैक्सीन कूटनीति का भी आता है कि मान लीजिए कोरोना जो संकट रहा उसने विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया। जैसे कोरोना संकट का भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव का मूल्यांकन करें, ऐसे क्वेश्चन आता है। वो कुछ करंट से ही जोड़ के पूछता है सामान्यतः। अब देखिए भौगोलिक पहलू कैसे विदेश नीति को प्रभावित करता है, इसको समझिए। अब यदि मान लीजिए प्रश्न आता है कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति विदेश नीति को प्रभावित करता है, तो कैसे लिखना है। अब एक एक करके मैं बताता हूं। भौगोलिक पहलू है, तब भौगोलिक पहलू से कोई प्रश्न मान लीजिए जोड़ा, ऐसे मैं प्रश्न लिख देता हूं कि भारत की विदेश नीति, आया भी होगा क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे तो आया भी होगा। हर साल एक शॉर्ट नोट सामान्यतः इससे आता है। कभी ऐतिहासिक परिस्थिति पूछेगा, कभी राजनीतिक परिस्थिति पूछेगा, कभी मान लीजिए विश्व से जोड़कर पूछेगा, कभी मान लीजिए ऐसे ही पूछ देगा कि जो 1990 के बाद जो वैश्वीकरण रहा है, उस वैश्वीकरण ने भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया। मान लीजिए भी प्रश्न आता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया, वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे विदेश नीति पर पड़ा है। इसमें कुछ भी जोड़ लेता है। बस आपको एक काम ध्यान रखना है कि जो परंपरागत पहलू है और जो करंट की घटना है, वो दोनों जोड़ जोड़ के पढ़ना है। अब भौगोलिक पहलू, भारत की विदेश नीति को भौगोलिक पहलू प्रभावित करती रही है, प्रभावित करती रही है। मान लीजिए ऐसे हमने 150 शब्द का प्रश्न पूछा, इससे 60 नोट्स ही आता है। तो ये 60 नोट्स मान लीजिए हमने बनाया, तो सबसे पहला काम यह है कि हम लोग को एक 4 लाइन का पहले भूमिका लिखना है। भूमिका लिखने के बाद भौगोलिक पहलू कैसे प्रभावित करता है, उसमें तर्क और उदाहरण से उसको जो है पुष्ट करना है। तर्क तथा उदाहरण, और फिर इसके बाद एक इसका मूल्यांकन लिख देना है। बस इतना ही काम है हर जगह। अब समझिए, देखिए जैसे भारत की विदेश नीति रही है, तो भारत की विदेश नीति में जो है, जो भारत की विदेश नीति का एक सामान्य जो लक्ष्य उद्देश्य रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में लिखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि किसी विदेश की विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा उत्तरजीविता से संबंधित मुद्दा है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए कोई भी देश जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता है, जिसे जीवन से कोई समझौता नहीं कर सकता। आपसे कहा जाए कि मान लीजिए मैं आपको आईएएस बना दूंगा, चलिए छत पर से कूद जाइए, तो मान लीजिए छत पर से कूद के व्यक्ति मरेगा तो जरूर, आईएएस तो बाद की बात है। अरे जीवन रहेगा तब ना, तभी तो बोलता हूं पढ़िए, लेकिन खूब अपना मस्त रहिए, खाइए पीजिए, रूटीन से पढ़िए, शरीर भी सही होना चाहिए, क्योंकि नौकरी लग भी गया,
अब पता चले कि जो है ज्वाइनिंग करने गए, सरकार ने कह दिया आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कम से कम नौकरी का कुछ मतलब कि कुछ उसका जो लाभ है नौकरी का जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए करने का जो प्रेरणा है वो तो बना रहे। उसी तरह से जीवन, जैसे जीवन महत्वपूर्ण है वैसे ही देश की राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है। देखिए हम लोग जो है भले ही महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम भले ही 200 रुपया हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को राफेल लेना है, हम लोग को मिसाइल बनाना है, हम लोग सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते। हम लोग जो है INS विक्रमादित्य देखिए खरीदे, अभी फ्रिगेट भी खरीदा जा रहा है। अब देखिए हम लोग घरेलू स्तर पर भी बनाया जा रहा है। कौन सा बनाया गया? अरे अभी 5-7 दिन पहले, 1 महीने पहले उद्घाटन उसका हुआ। हाँ, विक्रमादित्य स्वदेशी नहीं है, और क्या, विक्रमादित्य रूस से लिया गया, उसका नाम हमने बदल दिया। अभी जो है अब हमको विक्रांत की क्या नाम था, विक्रांत था, विक्रांत जो है घरेलू स्तर पर बनाया गया है। तो कहने का मतलब कि 20,000 करोड़ रुपए का, तो आप देखेंगे कि 20,000 करोड़ रुपया हमने जो खर्च किया, हम चाहते तो सबको भोजन करा देते, लेकिन भोजन कराने से ज्यादा जरूरी वो काम है, क्योंकि देश रहेगा तब तो हम लोग रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति में प्रमुख लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा लक्ष्य होता है कि आर्थिक जो विकास की गति है वो चलती रहे। हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए देखिए जापान से हम संबंध बना रखे हैं, चाहे अमेरिका से संबंध बना रखे हैं, चाहे रूस से हम तेल ले रहे हैं, भले अमेरिका नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा हमारा हित होता है कि आर्थिक जो विकास की गति है वो हमारी चलती रहनी चाहिए। किसी देश के दबाव में हम आर्थिक विकास की गति को नहीं रोक सकते हैं। जैसे मैं बताया, विश्व व्यवस्था से जुड़े रहना, यह भी विदेश हित का लक्ष्य होता है, क्योंकि आप व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तभी तो आप जो अपने हित की पूर्ति कर पाएंगे। अभी मैं समझाया हूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से जुड़कर ही तो आप जो है वो देखा जाए तो अपने हित की पूर्ति कर सकते हैं। तो व्यवस्था में बने रहना भी विदेश हित का लक्ष्य होता है कि हम विश्व व्यवस्था में बने रहें। तो हमें कहते हैं आप मान लीजिए कॉपी किताब लेकर एकदम गांव में चले गए, जाकर एक वहीं पर अपना कॉपी किताब बैठा उठाकर चौकी बनाकर बैठ के पढ़ना शुरू कर दिए, और शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेट ना हो, आपके पास मोबाइल ना हो। IAS की तैयारी शुरू कर दिए, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनेट इसलिए मना कर रहा हूं कि इंटरनेट नहीं यदि रहेगा तब तो आप जुड़े रहेंगे व्यवस्था से, कि भाई क्या करंट की घटना हो रहा है, क्या क्या चीज करना है। लेकिन आप एकदम एकांत में, जैसे देखिए कितने लोग हैं कमरे में बैठ के एकदम पढ़ रहे हैं, कमरे में मेज कुर्सी लगा होगा कर एसी उसी लगा कर चुपचाप एकदम भक्त टाइप जो है 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई निकाल रहे हैं, परीक्षा पास नहीं हो रहा है। कारण क्योंकि आप कूप मंडूक बने हुए हैं, कमरे में बैठ के पढ़ के आपको लगता है कि मैं तो काफी पढ़ाई कर रहा हूं। अरे जरा सा 10 बच्चों में जाकर थोड़ा डिस्कशन करते, ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर, साइंस पर, तब न पता चलता कि हमको कितना आता है। अकेले बैठकर जो है 18 घंटा 20-20 घंटा पढ़ के पता नहीं कैसे ऐसे गिर रहे हैं मेज कुर्सी पर, कोई फायदा नहीं। तो विश्व व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तभी देश अपने हितों की पूर्ति करेगा। और अभी मैं बताया कि विश्व में जो भी देश है उससे मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखना, क्योंकि किसी देश से कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है, किसी देश से बिगाड़ नहीं करना है। देखिए हम चीन से हमारा तनाव है, लेकिन देखिए चीन से सामान्य संबंध हमारा चलता है। मोदी साहब गए, मान लीजिए देखिए मोदी साहब गए तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। मान लीजिए मोदी साहब गए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गया, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। दुश्मनी अपनी जगह पर है, सीमा विवाद अपनी जगह पर है, लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहना चाहिए। इसी प्रकार देखिए मान लीजिए विश्व में जो अप्रवासी लोग हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको भी जोड़ के रखना, उनसे भी हमारा संबंध, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, उनसे भी हमारा जुड़ाव रहना चाहिए। विश्व में जो है कुछ ऐसा नया स्टेटमेंट दिया जाए जिससे विश्व नाराज हो जाए, विश्व जनमत प्रभावित हो जाए। जैसे देखिए भारत भले ही परमाणु बम बनाता है, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम सब बना रहा है, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार सब, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया समूह पर भारत ने हस्ताक्षर किया कि हम रासायनिक और जैविक हथियार नहीं रखेंगे। हो सकता है गोपनीय रूप से रखा हो। विश्व को दिखाना भी है
कि हम जो है कहीं ना कहीं जो है वह निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को भारत जो है बढ़ावा दे रहा है। आप देख रहे हैं कि WTO की मीटिंग में चीन जो है भाषण दे रहा था कि विश्व को परमाणु निःशस्त्रीकरण पर कार्य करना चाहिए, और चीन जो है परमाणु निःशस्त्रीकरण का संकल्प लेता है, और उसी दौरान चीन ने विस्फोट किया। तो जब उससे पूछा गया, राष्ट्रपति साहब से पूछा गया, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी आप परमाणु निःशस्त्रीकरण की बात कर रहे थे, अभी विस्फोट हुआ है चीन में, परमाणु विस्फोट। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का मसला है, वो अलग एक मुद्दा है। अब विश्व व्यवस्था में हमको क्या बोलना है वो अलग मुद्दा है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं कर सकते, लेकिन विश्व व्यवस्था में अच्छा बात समझाना है, यह भी हमारा कर्तव्य बनता है। मान लीजिए उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की आलोचना कौन करता है? अमेरिका। और अमेरिका ही तो सबसे ज्यादा नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है। अमेरिका भी तो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। तो हम कहते हैं अब एशिया क्षेत्र में भारत है, तो एशिया क्षेत्र में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। देखिए नेपाल हुआ, भूटान हुआ, मालदीव हुआ, बांग्लादेश हुआ, हम लोग अपना हित छोड़कर उन्हीं लोगों का हित पूरा करते हैं। भले हम लोग का नुकसान होता है, कोई दिक्कत बात नहीं, वो भरपाई हो जाएगा, क्योंकि एशिया में भारत की साख मजबूत होनी चाहिए। जब तक गांव के लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक दूसरे गांव के लोग आपका सम्मान करेंगे। इसलिए देखिए समझदार व्यक्ति अपना गांव में किसी से बिगाड़ नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि गांव के लोग सम्मान करेंगे तभी दूसरे गांव का व्यक्ति भी हमारा सम्मान करेगा। मान लीजिए चुनाव लड़ेंगे कुछ भी चीज का, विधायकी करते, गांव के लोग कम से कम 1000-2000 लोग तो कम से कम पीछे पीछे चले, जय में जय बोले। जब गांव के लोग ही मान लीजिए आपका सम्मान नहीं करते, दूसरा गांव का व्यक्ति क्या वोट देगा? तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो विदेश नीति का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तब मान लीजिए इसका भूमिका लिखना है, अब एक दो मैं लिखा के समझाऊं। अब भौगोलिक पहलू वाला है, इसका भूमिका कैसे लिखा जाएगा पहले समझिए कि जो भौगोलिक पहलू होता है उसमें मान लीजिए भारत की अवस्थिति है, भारत का आकार है, स्वरूप है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है, मान लीजिए जनसंख्या, ये सब चीजों को हम लोग जो है भौगोलिक पहलू में समाहित करते हैं। भारत जो है बड़ा क्षेत्रफल लगता है, अभी मैं बताया कि भारत जो है 3 ओर से समूह से घिरा हुआ है। तो ऐसे दिशा में देखा जाए तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति का जो है भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और भारत इन परिस्थितियों का जो है, इन परिस्थितियों के माध्यम से जो है किस तरह से अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर रहा है, विश्व में अपनी साख को कैसे मजबूत कर रहा है, विश्व में महाशक्ति बनने का प्रयास किस प्रकार से कर रहा है, इस तरह से पहले भूमिका लिखा जाएगा। भूमिका लिखिए। भारत के भौगोलिक पहलू में, भारत के भौगोलिक पहलू में भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति, आकार, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, जनसंख्या आदि को समाहित किया जाता है। जनसंख्या आदि को समाहित किया जाता है। इस पहलू का प्रयोग करके इस पहलू का प्रयोग करके भारत अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। विश्व में अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है। विश्व में अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है। बस भूमिका बनकर तैयार, क्योंकि 150 शब्द ही लिखना है। अब मैं इसीलिए विदेश नीति का अर्थ बताया कि आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मैंने सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पूछा, कुछ नहीं, उसमें 2 लाइन सामाजिक सांस्कृतिक पहलू को लिखकर और सीधा जो है वही 2 शब्द चलेगा। विदेश नीति का भी बताया हूं कि विदेश नीति क्या करेगा, तो विदेश नीति जो है अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेगा। अब विदेश नीति विश्व में अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देगा। अब कैसे, तो यहां पर प्रश्न में ध्यान रखना है कि तर्क उदाहरण सब लिखना है। अब इसको मन करे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं।
अब मान लीजिए इसी में आपको जोड़ेंगे, जैसे आपने लिखा कि विदेशी युद्ध को बढ़ावा देता है जिससे निम्न स्वरूप में देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहीं पे जोड़ लीजिए एक लाइन इसी भूमिका में, जिससे निम्न स्वरूप में देखा जा सकता है। अब मैं पॉइंट भी बता देता हूं, उसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसे निम्न स्वरूप में देखा जा सकता है। अब देखिए, अब एक एक समझाता हूं। अब जितना ज्योग्राफी पढ़े थे अब उसी का इस्तेमाल करना है। ये बताइए कि भारत की जो स्थिति है ये मध्यवर्ती स्थिति है, भारत की जो अवस्थिति है मध्यवर्ती है। ये बताइए दक्षिण पूर्व एशिया यहां पर है, मध्य एशिया यहां पर है, खाड़ी देश इधर है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे ग्लोब में देखिए तो भारत की मध्यवर्ती स्थिति दिखाई देती है, और इसी मध्यवर्ती स्थिति के कारण ही तो भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया से मधुर संबंध बना लेता है। इसी मध्यवर्ती स्थिति के कारण जो है मध्य एशिया पश्चिम एशिया से संबंध बना लेता है। भारत यदि मान लीजिए ग्लोब में कहीं कोने पर होता, भूटान की तरह होता, तो क्या भारत की जो विदेश नीति है उस तरह से दिखाई देती? अरे भाई, हमें कहते हैं कि अब भूटान कहे कि मैं महाशक्ति बनूंगा, कोई विश्वास नहीं कर सकता है, अन्य तो बोलेगा। तो भाई क्षमता के अनुसार ही तो आप बोलेंगे। अभी मान लीजिए आप पढ़ लिख रहे हैं, आपने जीवन में कुछ मान लीजिए हासिल नहीं किया, और अभी जाकर अपने गांव में बोलेंगे कि मैं अब अगली बार लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, पार्टी बना रहा हूं, अब मैं बताता हूं देश कैसे चलेगा। आपके गांव वाले ही आपको वोट नहीं देंगे, घर वाले नहीं देंगे, गांव वाले तो छोड़ दिए। गांव वाले बोलेंगे आईएएस की तैयारी करने गया था, ना आईएएस बना ना पीसीएस बना, अब चल रहे हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने। इनके जिम्मे यही काम है। हाँ, लेकिन आईएएस बन जाएंगे, 2-4-5 साल नौकरी कर लेंगे, उसके बाद छोड़ के जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो वोट लोग दे देंगे कुछ। जैसे अनिल केजरीवाल साहब को हम लोग वोट दे देते हैं भाई, तो जितना ही था। देखिए, उस व्यक्ति की चाहे जितनी आलोचना आप कर लीजिए, लेकिन 3 बात से आप मुकर नहीं सकते। ये तो नहीं कर सकते कि मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। ये तो आप नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति को जो है देखा जाए तो शासन चलाने का अनुभव नहीं है। तो ये जो 2 फैक्टर उनके साथ जो काम करता है, पढ़े लिखे जितने दिल्ली में लोग हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, वो भले बीजेपी के समर्थक को वोट देने जाते हैं तो नहीं केजरीवाल साहब को देके आते हैं। मैं तो अपनी कॉलोनी में भी देखता हूं, क्योंकि अभी एमसीडी में बीजेपी आप पार्टी आई रही है, कारण वही अब दिल्ली में आपने फैक्टर काम के, दिल्ली में अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं, तो अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं तो समस्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि कम से कम ये व्यक्ति कुछ सोचेगा। वो तो मान लीजिए वोट लेने के लिए लोग अपना कलाकारी करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत करेंगे, मानेंगे थोड़े ना भाई, वो तो करेंगे ही, चंदा जुटाएंगे ही, पैसा लेंगे ही, बिना उसकी पार्टी किसे चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर तर्क उदाहरण से नंबर 1 लिखिए। भारत की अवस्थिति मध्यवर्ती है, भारत की अवस्थिति मध्यवर्ती है, भारत की अवस्थिति मध्यवर्ती है, और साथ ही 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया, जिसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के साथ स्वाभाविक संबंधों की स्थापना करता है। दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से स्वाभाविक संबंधों की स्थापना करता है। दूसरा बात देखिए, जैसे आप देखते हैं एक ही तरह का बात नहीं लिखना चाहिए, इसमें आप खुलकर जैसे मर्जी वैसे लिखिए। 2-4 क्वेश्चन यदि आया होगा तो पढ़ दीजिए, तो मैं बताऊंगा क्यों मैं इसको पढ़ा रहा हूं।
किसी के पास होगा तो क्वेश्चन बैंक अपने पास रखिएगा, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़िए चाहे कहीं पढ़िए, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अभी बोला हूं, जब आपको इतना नहीं पता रहेगा कि एक प्रश्न पेपर में कितना क्वेश्चन लिखना है, तो सोचिए कितना दुर्भाग्य का बात है मेरे लिए कि आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जिसका मैं पेपर देने जा रहा हूं उसमें कितने क्वेश्चन हमको लिखना है, कितने घंटे लिखना है, हमारा सिलेबस क्या है। बिना इसकी कौन सा होगा। हमारे जो कोई T20 का मैच खेलने जा रहा है, हमारे जो आउट होकर चला आया और आके बता रहा है कि जानते हैं मैं भूल गया कि T20 खेलने गया, तो मैं सोचा 50 ओवर का मैच था। अब सोचिए दोबारा उसको कोई खिलाएगा, बोलेगा तुमको इतना तो पता होना चाहिए था कि T20 का मैच था। नहीं, मैं तो भूल गया। इसलिए बोलता हूं कि अपना सिलेबस। हाँ, पढ़िए 2-4 क्वेश्चन। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत की भौगोलिक अवस्थिति का। हाँ, अब कौन सा प्रश्न पूछ, अच्छा प्रश्न देखिए कितना बढ़िया है कि भारत की विदेश नीति में भौगोलिक पहलू और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रभावित करता रहा है। तभी मैं बोला कि जैसे ऐतिहासिक परिस्थिति है, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति है। मान लीजिए एक ऐतिहासिक परिस्थिति है, तो ऐतिहासिक परिस्थिति भी तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता रहा। और पढ़िए 2-4। भारत की विदेश नीति के दार्शनिक आधारों की व्याख्या। हाँ, भारत की विदेश नीति के दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे पंचशील सिद्धांत है, जैसे हमारे यहाँ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, जैसे भारत में अहिंसा की अवधारणा रही है, तो इस तरह से जो दार्शनिक विचार रहा है भारत का, मान लीजिए पीसफुल को एग्जिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं या गांधी की अहिंसा की बात करते हैं, तो ऐसे जो है मूल्यों को ला कर लिखना है, भारत की सभ्यता संस्कृति को इसमें लिखना है, सामाजिक पहलुओं को लिखना है, वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ना है। असल 150 शब्द का ही प्रश्न होता है। भारत की विदेश नीति में सामुद्रिक सुरक्षा की बढ़ती मात्रा का परीक्षण। तो वो तो अलग प्रश्न है कि सामुद्रिक सुरक्षा एक अलग मुद्दा है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर निर्धारक तत्व वाला क्वेश्चन पढ़िए। भारत की विदेश नीति में मुख्य घटक के रूप में। हाँ, कि जैसे आर्थिक पहलू या भारत का आर्थिक हित जो है विदेश नीति में जो है मुख्य पहलू के रूप में दिखाई दे रहा है। इस कथन की घोषणा भारत द्वारा चीन, जापान और मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ संबंधों को सुधारने की पहलकदमी के संदर्भ में। हाँ, तो अब यहाँ पर जो है हम लोग सिलेबस में ये जो लिखा है ना, देखिए ये जो 5 नंबर में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, रूस, ये सब जो 5 नंबर में लिखा है, तो सब जगह से जो है अभी बड़ा क्वेश्चन होगा, छोटा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो है आधा पेज सबके बारे में लिखना पड़ेगा कि चीन से मतलब जापान से हम संबंध क्यों बनाए, चाहे चीन से हम क्या कर रहे हैं। भाई आप ये सोचिए कि चीन हार्डवेयर के क्षेत्र में अभी भी बहुत मजबूत देश है, हम लोग को सस्ता सामान बनाकर दे देता है। भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, तभी तो कहा जाता है कि चीन और भारत आपस में संबंध यदि मजबूत करें तो दोनों बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। अमेरिका को हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत का सॉफ्टवेयर मजबूत है, अमेरिका का हार्डवेयर मजबूत है, और दोनों आपस में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए, भाई भारत का सेवा क्षेत्र तो मजबूत है ही है, अब उसका जो है वो देखा जाए तो प्रोडक्शन मजबूत है, दोनों आपस में मिल सकते हैं। देश की सामाजिक संरचना उसके विदेश नीति निर्माण को प्रभावित करती है। सामाजिक संरचना का मतलब सामाजिक सांस्कृतिक पहलू कैसे विदेश नीति को प्रभावित करता है। भाई मैं इसलिए क्वेश्चन पढ़वाया कि आप ये समझिए कि पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में सिलेबस के आसपास ही क्वेश्चन बनता है। आप सिलेबस को अच्छा से भी पढ़ लीजिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आप सब कर लेंगे। हम कुछ करेंगे थोड़े ना, जो सिलेबस में लिखा चुका उसी को पढ़ाना है। थोड़ा बहुत जो है मान लीजिए ये आपका सिलेबस है, थोड़ा सा हट के इधर उधर भी पढ़ाना है, क्योंकि कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत बियॉन्ड जाकर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ना उतना है जो क्वेश्चन हमारा आ जाए एग्जाम में। अब चलिए इसका दूसरा पॉइंट, अब देखिए दूसरे तरह का बात समझिए। ये बताइए, भारत में प्राकृतिक संसाधन है, भारत में जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसे हिसाब में देखा जाए तो 2 फायदा हो गया। जो विकसित देश हैं वो भारत से संबंध इसलिए बनाते हैं जिससे प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सके, और दूसरी तरफ भारत में जनसंख्या ज्यादा है, यदि हम कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देकर उनको सशक्त कर दें तो ऐसे हिसाब में हम लोग जो है सेवा क्षेत्र में मजबूत है। जनसंख्या ज्यादा है और उसको हम यदि मान लीजिए ठीक ढंग से ट्रेनिंग दे दें, डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, प्रबंधक बना दें, तो दूसरे देशों में जाकर वो लोग सर्विस कर सकते हैं। तो अमेरिका हुआ, चाहे जापान हुआ, चाहे फ्रांस हुआ, ये देश हमसे इसलिए भी संबंध बनाते हैं क्योंकि आउटसोर्सिंग के रूप में जो है हम लोग का ये लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे जो भौगोलिक जो पहलू था, जो जनसंख्या है या हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, इसके कारण भी तो बड़े देशों से हमारे मधुर संबंध है। हम ही लोगों को केवल अमेरिका से संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, अमेरिका को हम लोग से ज्यादा संबंध बनाने की आवश्यकता होती है।
तभी तो मोदी साहब नहीं झुके अमेरिका के दबाव में, तभी तो हम लोग तेल मंगा लिए रूस से, क्योंकि हमारा अमेरिका से संबंध खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ज्यादा है। नंबर 2, भारत प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन रखता है। प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन रखता है, जिसके कारण बड़े देशों से भारत के संबंध मधुर है। बड़े देशों से भारत के संबंध मधुर बने रहेंगे। एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे आउटसोर्सिंग के रूप में भारत के मानवीय संसाधनों का प्रयोग, भारत के मानवीय संसाधनों का प्रयोग, देखिए अब तीसरे तरह का कुछ मुद्दा उठाइए। ये बताइए, भारत का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, और फिर आप देख रहे हैं कि भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, इसी के कारण तो भारत जो है क्षेत्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाता है। चाहे वो सार्क संगठन हो या बिमस्टेक हो, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका इसीलिए तो है, या G20 की बैठक भी तो भारत में इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत जो है ज्यादा जनसंख्या भी रखता है, बड़ा क्षेत्रफल रखता है, बड़ा देश है। भूटान में क्यों नहीं G20 की बैठक हो जाती? भूटान कभी सोच भी नहीं सकता G20 की संस्था के बारे में, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो ये जो मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसमें भी भौगोलिक तत्व को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका भौगोलिक तत्वों से भी निर्धारित होती है। जैसे सार्क, बिमस्टेक में महत्वपूर्ण भूमिका, 2023 में G20 की बैठक का होना, अब यह देखिए कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लीजिए। 2023 में G20 की बैठक का होना, आप देख रहे हैं कि भारत ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और भारत हिंद महासागर क्षेत्र में है, और हिंद महासागर क्षेत्र में कभी बर्फ नहीं जमती। इसका मतलब कि भारत की नौसेना इसीलिए मजबूत है क्योंकि हम लोग 3 ओर से समुद्र से घिरे हैं, तो हम लोग को प्रशिक्षण के लिए एक से बड़ा महासागर है और वर्ष भर प्रशिक्षण चल सकता है। अब फिर आप देख रहे हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो है वो देखा जाए तो जो तमाम छोटे छोटे देश हैं, मान लीजिए हमें कहते हैं, जैसे आप देखते हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका जो है गरीब देश है, तो हम लोग अफ्रीका को जो है थोड़ा सा आर्थिक मदद देकर उनका राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, उनका बाजार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए भारत की अवस्थिति ऐसी नहीं होती तो हम लोग जो है अफ्रीका से, चाहे मान लीजिए दक्षिण एशिया के देशों से जो है, दक्षिण एशिया के देशों का बाजार के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि भारत बड़ा देश है तभी तो उत्पादन क्षमता ज्यादा है। भारत बड़ा देश है तभी तो मैं बताया कि कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, क्षेत्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब फिर वैश्विक स्तर पर जो है दक्षिण एशिया में भारत की विशेष अवस्थिति है। अगला पॉइंट, हिंद महासागर क्षेत्र में
हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष स्थिति रखने के कारण नौसेना मजबूत है। इसके कारण भारत ARF का सदस्य बना है। आसियान रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम का सदस्य बना है, जिससे अपने आर्थिक हितों की पूर्ति कर रहा है, अफ्रीका का बाजार के रूप में प्रयोग करता है। अब देखिए, ऐसे कुछ मान लीजिए आपने लिखा कि विदेशी को जो मर्जी वो लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां मैं बताया कि हम लोग जो है भारत और विश्व में कोई किताबी चीज नहीं ज्यादा पढ़ेंगे, सब व्यवहारिक ही पढ़ना है, वही व्यवहारिक लिखना भी है, अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, जब मूल्यांकन लिखेंगे इसका तो समस्या सहित लिखेंगे, क्योंकि ये बताइए भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण ही तो हमारा पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, चाहे चीन से सीमा विवाद चल रहा है। यदि भौगोलिक स्थिति भारत की ऐसी नहीं रहती तो हमारा इन देशों से सीमा विवाद थोड़ी चलता, नदी जल विवाद थोड़ी चलता। अब ब्रह्मपुत्र नदी मान लीजिए 3 देश से गुजर रही है, तभी तो ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद है। सिंध नदी मान लीजिए इतनी बड़ी है, तभी तो हमारा पाकिस्तान से सिंधु नदी को लेकर विवाद चलता है। तो चाहे मान लीजिए पड़ोसी देशों से सीमा विवाद हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो नदी जल विवाद का मुद्दा हो, इसी भौगोलिक स्थिति के कारण ही है। पैरा चेंज करके, एक तरफ भौगोलिक पहलू ने संबंधों को मजबूत किया, पैरा चेंज करके मूल्यांकन, एक तरफ भौगोलिक पहलू ने संबंधों को मजबूत किया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान चीन जैसे देशों से सीमा विवाद को भी बढ़ावा मिला, सीमा विवाद, नदी जल विवाद को भी बढ़ावा मिला। सीमा विवाद, नदी जल विवाद को बढ़ावा मिला। बड़ी सीमा रेखा होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की भी समस्या बनी जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की भी समस्या बनी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की भी समस्या बनी रहती है। पड़ोसी देश भारत को बिग ब्रदर सिंड्रोम के रूप में देखते हैं, मतलब कि ऐसे लिखिए, पड़ोसी देश भारत को नव उपनिवेशवादी शोषण करने वाले देश के रूप में देखते हैं। ब्रैकेट में बिग ब्रदर सिंड्रोम के रूप में देखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब अपने मन से भी इसमें जो घटा सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। कि चाहे वो लोकेशन हो, मान लीजिए हमें कहते हैं, ये बताइए
अब जैसे खाद्य सुरक्षा का समस्या है, वो भी तो लिख सकते हैं कि भारत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र रखता है, तो भारत का जो है देखा जाए तो खाद्य उत्पादन जो क्षेत्र है वो भी तो ज्यादा है, चीन से भी ज्यादा है। हम लोग का खाद्य उत्पादन क्षेत्र चीन से ज्यादा है, भले ही जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, लेकिन हम लोग मान लीजिए इसको बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं जो है विश्व में यदि कोई संकट उत्पन्न होगा, मान लीजिए यूक्रेन संकट उत्पन्न हुआ है, तो भारत का यदि खाद्यान्न उत्पादन क्षमता ज्यादा होगा तभी तो हम अन्य देशों से संबंध बना सकते हैं। जैसे मर्जी हो वैसे लिखिए, उसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई ऐसा बात नहीं कि हमने जो लिखवा दिया वही आप लिख कर आएंगे। अरे मैं तो 2-4 एग्जाम्पल लिखवा दिया कैसे लिखा जाता है। अब दूसरा चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। सामाजिक सांस्कृतिक पहलू, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू कि विदेश नीति में जो है सामाजिक सांस्कृतिक पहलू किस तरह से निर्धारण करते हैं। अब हर जगह मैं भूमिका नहीं लिखवाऊंगा, अब वो जो भूमिका में लिखवाया तो उसी से मिलता जुलता भूमिका हर जगह लिखना है। बस आपको क्या करना है कि 3-3, 4-4 पॉइंट लिखकर हर जगह रखना है, जिससे आपको भूमिका तो आप लिख लेंगे, जो अभी बोला था वही भूमिका लिखना है। कि भाई हमें कहते हैं कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं जैसे कि भारत में जो है प्राचीन काल से ही हमारी जो सभ्यता संस्कृति, विभिन्न धर्म के लोग भारत में रहते रहे, विभिन्न धर्म के लोग आए, इस तरह से देखा जाए तो विविधतावादी संस्कृति रही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो भारत का जो सामाजिक जो ढांचा है वो समन्वयकर्ता के रूप में है, कहीं ना कहीं अहिंसा को हम लोग बढ़ावा देते रहे। अब उसी में सब जोड़कर, जैसे अभी भूमिका लिखवाया था कि उसी में जोड़ लीजिए कि ये सब पहलू हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते रहे, भूमिका बनकर तैयार। अब विदेश नीति को प्रभावित करते रहे तो वही 2 लाइन लिखना है कि ये जो सामाजिक सांस्कृतिक जो पहलू है, जो अहिंसा है, चाहे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, चाहे पंचशील सिद्धांत है, ये हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का साधन भी रहा है और विश्व में भारत की साख को मजबूत भी करता है। लिख लेंगे भूमिका ना। अब भूमिका लिख लेंगे तो मैं एक एक करके समझाता हूं, क्योंकि जो मेन पार्ट है वो इससे लिखा जाएगा, भूमिका तो से बनेगा सबका। अब देखिए पहला चीज ये है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है उसमें देखिए हम कहते हैं कि भारत जो है प्राचीन काल से ही जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो बौद्ध धर्म के कारण जो है, बौद्ध धर्म के लोग जो है जापान में रहते हैं, बौद्ध धर्म के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के कारण मान लीजिए मध्य एशिया में रहते हैं। यदि हम लोग क्या बौद्ध धर्म नहीं होता तो हो सकता है कि हमारा दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य एशिया या मान लीजिए जापान, इस तरह के देशों से हमारे मधुर संबंध नहीं बनते। तो यह जो हम लोग क्या जो सामाजिक जो सांस्कृतिक जो पहलू धर्म रहा है, यह हमारे संबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, ये हमारे आर्थिक हितों की पूर्ति करता है। जापान से लोग आते हैं सारनाथ घूमने के लिए, या गया जाते हैं, या मान लीजिए लुम्बिनी जाते हैं, नेपाल जाते हैं, या मान लीजिए सब करिए कुशीनगर जाते हैं, तो कुशीनगर का एयरपोर्ट देखिए ना नया वाला, क्या जबरदस्त बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह है। तो हम लोग के जाने के लिए तुरंत बना है। अरे जापान से सब आते हैं, उन सबों को वहां सुविधा चाहिए, वहां 3 स्टार 5 स्टार होटल भी बन रहा है सब। तो बताइए कि हम लोग का पर्यटन उद्योग बढ़ा कि नहीं? जापान के लोग हम लोग को देखने आते हैं। अरे बुद्ध भगवान के कारण आते हैं ना, कि बुद्ध भगवान जो हमारे मान लीजिए सबों के लिए मोक्ष प्राप्त करना है तो हम लोग को भारत एक बार जाना चाहिए। और वो सब आएंगे, यहाँ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो हमारा जो है वो आर्थिक पहलू ही तो मजबूत होगा। ऐसे जोड़ना है। नंबर 1, भारत में प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म, प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, मध्य एशिया, आदि से संबंधों में बौद्ध धर्म उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहा है।
उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहा है। हमारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक हितों की पूर्ति कर रहा है, जो आर्थिक हितों की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, इसी को देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि बताइए कि ये भारत का जो सांस्कृतिक पहलू है, ये सांस्कृतिक पहलू जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया का आधार है। तो दक्षिण एशिया में मान लीजिए नेपाल को ले लीजिए, चाहे मान लीजिए सब करिए म्यांमार को ले लीजिए, वो भी हमारा पड़ोसी देश है। तो कहीं ना कहीं म्यांमार में भी तो जो है बौद्ध धर्म के लोग ही हैं। मान लीजिए नेपाल में भी तो हिंदू धर्म के लोग हैं। पाकिस्तान भी तो हम लोग का छोटा भाई है। श्रीलंका में भी तो बौद्ध धर्म के लोग ही हैं। तो दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति बनाने में देखा जाए तो हमारा जो सामाजिक पहलू है वो महत्वपूर्ण कारक के रूप में निभाता है। नंबर 2, दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के पीछे, दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के पीछे सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण रहा है। सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण रहा है। जैसे श्रीलंका में तमिल लोग, ऐसे लिखिए, श्रीलंका में सिंहली लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। सिंहली लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। नेपाल में हिंदू धर्म चलता है। नेपाल में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं। इसी तरह म्यांमार से भी संबंध बनाने में सहायक है। इसी तरह म्यांमार से भी संबंध बनाने में सहायक है। इसी तरह म्यांमार से भी संबंध बनाने में सहायक है। देखिए, हम कहते हैं कि इंडोनेशिया के बाद मुस्लिम लोगों की आबादी सबसे ज्यादा कहां? भारत में। ये बताइए, भारत में मुस्लिम लोगों की आबादी ज्यादा है, इसी के कारण तो हमारा पश्चिम एशिया से खाड़ी देशों से मधुर संबंध है। क्योंकि हम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है सऊदी अरब, ईरान, इराक को कि जो है वो मुस्लिम धर्म, हम लोग तो जाके यही कहते हैं ना कि आप लोग क्या जितने लोग रहते हैं उससे जो है दोगुना तिगुना हमारे यहाँ लोग रहते हैं और हम लोग समन्वय बना के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पहलू है, यदि हमारे यहाँ मुस्लिम लोग नहीं रहते तो क्या खाड़ी देशों से हमारा उतना ही मधुर संबंध रहता, उस पर प्रश्न लग जाता। तो हमारे यहाँ जो विविधतावादी संस्कृति, जो बहुलतावादी संस्कृति रही है, यह भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। नंबर 3, भारत बहुलवादी संस्कृति रखता है। भारत बहुलवादी संस्कृति रखता है और विश्व में इंडोनेशिया के बाद मुस्लिम लोगों की आबादी भारत में ही है। मुस्लिम लोगों की आबादी भारत में ही है, जिसके कारण पश्चिम एशिया तथा खाड़ी देशों से मधुर संबंध को बढ़ावा मिला।
के यहाँ अहिंसात्मक संस्कृति रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पूरा विश्व जो है कुटुंब की तरह है, परिवार के रूप में है। तो जब हम लोग ये सब जो चीज कोई देखिए, हम लोग के स्वतंत्रता आंदोलन भी एक तरह से अहिंसात्मक तरीके से ही हम लोग लड़े, ऐसा तो नहीं है। ये बताइए, भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि भारत के लोगों ने जो है ये नहीं आवाया होगा कि हम लोग अंग्रेजों से टकरा जाएं। भाई सुभाष चंद्र बोस भी तो थे, तुरंत आजादी मिल जाती, साल भर नहीं लगता। ये बताइए कितना गोली आप चलाएंगे। अभी भारत की जनता सड़क पर आ जाए, अडानी अंबानी और रिलायंस और सब जो है जनता पार्टी के लोग क्या कर लेंगे, कितनी सेना गोली चलाएगी, सोच के देखिए। चलाते चलाते गोली खत्म हो सकती है, लोग खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हम इतनी जनसंख्या रखते हैं। तो मान लीजिए कभी आपने सोचा कि हम लोग उस समय सीधा टकरा जाते हैं अंग्रेजों से कि जितनी इच्छा हो गोली चलाइए, जितने लोग मरेंगे मर जाएंगे, जितने बचेंगे वो आजाद रहेंगे। कितना देर अंग्रेज झेल पाते, कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये है कि जो इतिहास में हिंसात्मक संस्कृति को बढ़ावा दिया है, वो कहीं ना कहीं वहां पर जो है हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। और इस तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने अहिंसा के माध्यम से जो है अपने स्वतंत्रता आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। अहिंसा के माध्यम से कहीं न कहीं आज भी हम लोग जो है वह विश्व में एक विशेष अस्तित्व रखते हैं। इसी के कारण तो बहुत सारे देश भारत से संबंध बनाते हैं। अब बहुत सारे देश हमारे यहाँ एमएनसीज को अपने भेजते हैं, या हम लोग विश्व में जाते हैं तो ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे भारत की संस्कृति भी उत्तरदायी रही है। यदि किसी मान लीजिए ऐसे देश से नागरिक, मतलब ऐसे देश के व्यक्ति होते या ऐसे मुल्क के व्यक्ति होते जहां पर हिंसात्मक संस्कृति रहती, ऐसे व्यक्तियों को ब्रिटेन के लोग प्रधानमंत्री नहीं बनने देते। लेकिन उनको पता है कि भारत जो है गांधी जी का देश रहा है और ऋषि सुनक में भी कुछ गांधीवादी तत्व होगा, इसलिए प्रधानमंत्री अच्छा बन सकते हैं। तो हम लोग की साख को बढ़ावा देने में ये अहिंसात्मक संस्कृति भी तो कारगर रही है। लिखिए, भारतीय संस्कृति अहिंसात्मक स्वरूप रखती है। भारतीय संस्कृति अहिंसात्मक स्वरूप रखती है। अहिंसात्मक स्वरूप रखती है, जो विश्व में विशिष्ट साख बनाने में मददगार रही, विशिष्ट साख बनाने में मददगार रही। नाम में गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाया। और भारत की छवि को अहिंसा सकारात्मक स्वरूप प्रदान करता है। भारत की छवि को विश्व ने सकारात्मक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, इसमें अपने मन से भी जोड़ के लिखिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा हर प्रश्न में 3-4 लाइन का भूमिका लिखना है और फिर एक मूल्यांकन लिखना है। ये बताइए, इस सामाजिक कारकों और सांस्कृतिक कारकों के कारण ही तो हमारा भारत श्रीलंका से संबंध खराब हुआ, क्योंकि तमिल लोग यदि वहां नहीं गए होते तो हमारा संबंध थोड़ा खराब होता। पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान से हमारा जो संबंध खराब है वो इतिहास का बोझ ही तो है, क्योंकि बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर। ये जो सामाजिक कारक है, जो धर्म ने संबंधों को बढ़ावा दिया, उसी धर्म ने, उसी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों ने जो है संबंधों को प्रभावित भी किया है। आज बताइए, आज मुस्लिम लोगों के ज्यादा होने के कारण, भारत में मुस्लिम लोगों के ज्यादा होने के कारण ही तो देखा जाए तो हम लोग जो अरब इजराइल या इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद चलता है उसमें खुलकर जो है हम लोग इजराइल का समर्थन नहीं कर पाते, या इजराइल हम लोग से खुलकर संबंध नहीं बना पाता। ये भी तो फैक्टर रहा है पैरासिस करके। सामाजिक कारकों ने
विदेश संबंधों में तनाव को भी बढ़ावा दिया है, विदेश संबंधों में तनाव को भी बढ़ावा दिया है। तनाव को भी बढ़ावा दिया है। जैसे श्रीलंका में तमिल लोग, जैसे श्रीलंका में तमिल लोगों के कारण, जैसे श्रीलंका से तमिल लोगों के कारण संबंध प्रभावित हुआ, श्रीलंका से तमिल लोगों के कारण संबंध प्रभावित हुआ। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने से इजराइल से संबंध प्रभावित होता है। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने से इजराइल से संबंध प्रभावित होता है। इसी तरह यूपी बिहार के मध्यदेशी लोगों के कारण नेपाल से संबंध प्रभावित होता है। यूपी बिहार से ही तो गए थे तराई क्षेत्र में, मध्यदेशी लोगों के कारण नेपाल से संबंध प्रभावित होता है। म्यांमार का रोहिंग्या विवाद भी सामाजिक कारकों से ही प्रभावित था। म्यांमार का रोहिंग्या विवाद भी, भाई रोहिंग्या लोग भी तो भारत से ही होकर गए थे, बहुत सारे लोग, ये क्यों भूल गए? रोहिंग्या विवाद सामाजिक कारकों से ही प्रभावित था। तो आप देख रहे हैं, आपको 4 लाइन ध्यान रखना है। ये किसी किताब से नहीं लिखना है। पहले ही बोला कि भारत और विश्व का मतलब करंट पढ़ना है, इसमें जोड़ना घटाना है। ये कोई किताब का विषय वस्तु नहीं है कि आप जो है फड़िया सर की किताब खरीद लिए, पुष्पेश पंत सर की किताब खरीद ली और लिख के चले आए, सोच लिए कि नंबर मिल जाएगा। कुछ नहीं, एकदम ही एप्लीकेशन है जिसमें अप्लाइड क्वेश्चन, अभी तो आप पढ़ रहे थे, अप्लाइड क्वेश्चन सब आता है। अब कौन सा ऐसा किताब बना है जिसमें सब क्वेश्चन मिल जाए? कोई ऐसी किताब भी बनी नहीं है विदेश नीति की कि जहां पर आपको जो घटा के सब लिख दिया हो। लिखेगा क्या? 10 साल पहले का घटना, और लिख कर आएंगे तो नंबर देगा नहीं। आपको वर्तमान से जोड़ना है, कुछ मान लीजिए ऐसा जोड़ना है जिससे वो सही से जुड़े। अभी बताया कि सामाजिक संबंधों में कारकों में 4 ही चीज ध्यान रखना है। एक तो बहुलवादी संस्कृति, तो बहुलवादी संस्कृति से अभी मैं बताया कि जैसे अरब जगत से हमारा संबंध है या अन्य देशों से संबंध है, तो उसमें हमारा बहुलवादी संस्कृति कारक है। अभी मैं बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना। तो ये जो व्यापक दृष्टिकोण भारत में रहा है, सबको साथ लेकर चलने का दृष्टिकोण रहा है, उसी के कारण तो लैटिन अमेरिका से हमारा मधुर संबंध बना। जहां पर लिखे थे ना 3-4 पॉइंट लिखे थे ना, 5 नंबर का लिख दिए, थोड़ा सा एक पॉइंट छोटा सा बढ़ा लीजिएगा। वसुधैव कुटुंबकम के कारण, वसुधैव कुटुंबकम के कारण, वसुधैव कुटुंबकम के कारण व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, जिससे लैटिन अमेरिका तथा अन्य क्षेत्रों से संबंध मजबूत हुए। जिससे लैटिन अमेरिका तथा अन्य क्षेत्रों से संबंध मजबूत हुए। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सबको साथ लेकर चलना, तो ये हम लोग की एक प्राचीन संस्कृति रही है। आप खुद सोचिए, हम लोग देखिए अभी भी समाज में दिखाई देता है। आप देख रहे हैं कि पश्चिम की संस्कृति और हमारी संस्कृति में क्या अंतर है। हम लोग का देखिए, आज मान लीजिए गांव देहात में देख लीजिए, किसी का शादी ब्याह हो गया, कोई बात नहीं, झूठ बोलकर भी शादी हो जाता है। गांव में झूठ बोलकर भी शादी हो जाता है।
अब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा गांव में कि जैसे एक हमारे रिलेशन में थे तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मान लीजिए अब वो लोग बेचारे पढ़ाई लिखाई 5-7 तक पढ़े होंगे, 10 तक पढ़े होंगे ज्यादा। अब वो लड़की वाले आए बेचारे, वो बोले कि भाई लड़का कुछ अपना कितना पढ़ाई लिखाई किया है, जो कलाकारी हुई हो, तो शादी ब्याह हो गया। बाद में जब मान लीजिए वो चूंकि उनको मैं भैया बोलता था, तो जब भाभी जी आई तो भाभी जी तो काफी पढ़ी लिखी और वो तो 8-10 पास थे। तो मान लीजिए सब करिए अब क्या, शादी ब्याह हो गया, चल रहा है संबंध, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो हम लोग क्या, लोग देखिए निभा भी देते हैं। तो मान लीजिए अब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बच्चा जो है एमए में क्या स्थिति है, तो कुछ पूछे होंगे, तो वो बोले कि भाई एमए तो हम लोग के गांव की भाषा में एमए तो फेल है, मतलब पढ़ाई लिखाई में फेल है। अब उनके पिताजी आए बाद में, बोले भाई आप बोले थे कि एमए फेल है, तो इसका मतलब बीए पास होगा। बोले अरे भाई आप पूछे पढ़ाई लिखाई में, तो हम बोले एमए फेल है, हम भी कहाँ झूठ बोले। मान लीजिए सब वो करिए जो महाभारत में आप लोग पढ़ते हैं, हाँ तो वही बात है कि नर या पिंजर, तो इसी तरह बोले भाई हम भी कहाँ गलती बोले, हम भी बोले आपने पूछा पढ़ाई लिखाई, तो हम बोले एमए फेल है। तो एमए फेल है तो आप समझ लिए कि बीए पास है, तो पूछ लिए होते या मार्कशीट मांग लिए होते। तो मान लीजिए अब वही बात है। तो हम लोग सबके साथ निभाने वाले लोग हैं, सबके साथ निभाने वाले लोग हैं। देखिए कितने लोग हैं भारत में, गांव देहात में सबका शादी ब्याह हो ही जाता है सामान्यतः। कारण क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग के यहाँ संस्कृति है, हम लोग क्या ठीक है, मान लीजिए हमारी शादी हुई तो कोई हम देखने थोड़े लग गए या बातचीत थोड़े की है, इतना हम लोग का था। पिताजी शादी करके फोन करके बता दिया शादी तय कर दिया हूं, और ऐसा करना कि 10 दिन की 8 दिन की छुट्टी ले लेना तुम। हमारे में नौकरी कर रहा था तो बोल दिए कि 8-10 दिन छुट्टी लगा देना, शादी में तय कर दिया हूं। तो मैं ऐसे अपने भैया से बोला कि भैया जो है कहाँ शादी तय किए हैं, मैं पापा ज्यादा सब नहीं पूछताछ करता था, हम लोग जमाने में ऐसा नहीं होता था। भैया बोले देखो जहां भी शादी तय कर दोगे, माँ बाप जैसा कर रहे होंगे ठीक ही तो कर रहे होंगे, अब तुम उसमें क्या कर लोगे बताओ, तुमको शादी ब्याह तो करना है ना। बोले हाँ शादी ब्याह करना है। बोले तो तय कर दिए तब क्या दिक्कत है। तो मान लीजिए सब कहिए कि मैं तो शादी उदी जब हो रहा था तब देखे भाई इनसे शादी हो रहा है। फिर हमारे सिस्टर बोले तो पहले नहीं देखे, हम पहले क्या देखे, पापा शादी तय कर दिए, बेटी के फिक्स कर दिए। अब बोल दिए कि देखो हमारे यहाँ एक इज्जत होता है ना, इसी को इज्जत माना जाता है कि हमने लड़के की शादी तय कर दिया तो लड़के की क्या मजाल की वो जो है मना कर दे। तो मान लीजिए इस संस्कृति के जब हम लोग हैं तो किसी के साथ निभा सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मान लीजिए अब देखते हैं कि ये जो व्यापक चरित्र हम लोग की संस्कृति का है, यही तो हम लोग को लैटिन अमेरिका की बताइए, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मान लीजिए कबीलाई संस्कृति का है, सबको लेकर हम लोग साथ चल सकते हैं। इसी के कारण तो लैटिन अमेरिका से हमारा संबंध बन गया। या मान लीजिए देखते हैं कि अफ्रीकी मुल्क के लोग जो इस बार गुजरात में जो है उनको मत देने का अधिकार दिया गया, पढ़े होंगे पेपर में, पहली बार उनको मत देने का अधिकार दिया गया। कच्छ में एक गांव है जहां अफ्रीकी मुल्क के लोग रहते हैं, तो अफ्रीकी मुल्क के लोग रहते हैं तो उनको मत देने का अधिकार दिया गया, तो अफ्रीकी संस्कृति से रहते हैं। तो बताइए कि गुजरात में लोग जो है अफ्रीका के लोगों को भी तो गांव में लेकर साथ चल रहे हैं। तो ये जो व्यापक दृष्टिकोण है वो संबंधों की स्थापना किया है। और चौथा बात अभी बता रहा था कि जैसे मान लीजिए, अच्छा ठीक है ऐसे लिखेंगे ना, अब आगे चलिए इसमें राजनीतिक पहलू, मैडम रही राजनीतिक पहलू, राजनीतिक पहलू भूमिका तो लिख लेंगे, हमको केवल पॉइंट लिखवाना है। देखिए भाई राजनीतिक पहलू में जैसे मान लीजिए राजनीतिक ऐतिहासिक पहलू दोनों को साथ ही लिखवा देता हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक पहलू दो मिलाकर ही पूछता है, इसी में 5-6 पॉइंट लिखवा देता हूं। अब देखिए भाई स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोगों ने जो है, जो स्वतंत्रता आंदोलन जो हम लोगों ने चलाया, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है स्वतंत्रता भारत के लिए सबसे बड़ा मूल्य था। इसीलिए तो हम लोग जो है देखा जाए
तो गुटबंदी में शामिल नहीं हुए और गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिए। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है स्वतंत्रता जो शब्द था उसी के कारण तो हम लोगों ने मूल अधिकार में स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया। इसी के कारण तो नाटो गुट में शामिल नहीं हुए, वार्सा पैक्ट में शामिल नहीं हुए। या आज भी मान लीजिए हम लोग जो है रणनीतिक जो स्वायत्ता है, स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी का कंसेप्ट है, इसी स्वतंत्रता के कारण है। नंबर एक, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता भारत के लिए सबसे बड़ा मूल्य बना रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता भारत के लिए सबसे बड़ा मूल्य बना रहा। इन्हीं कारणों से भारत शीत युद्ध के दौरान गुटबंदी में शामिल नहीं हुआ। गुटबंदी में शामिल नहीं हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। और दूसरा बात देखिए, ये बताइए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे यहां जो है वो देखा जाए तो पूंजीवादी जो दल थे, पूंजीवादी दल भी तो थे, साम्यवादी दलों का भी तो विकास हुआ। भाई हमें कहते हैं सीपीआई तो 1925 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। हम कहते हैं कि हिंदू महासभा तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उसका बेस है। हिंदू महासभा कैसी पार्टी है? पूंजीवादी दल है। भाई हिंदू महासभा से ही तो आगे बढ़कर जो है फिर मान लीजिए सब करिए कि जनसंघ बन रहा है, और जनसंघ बनने के बाद बीजेपी बन रहा है। अब बीजेपी पूंजीवादी दल के रूप में है। तो आप देख रहे हैं हमारे यहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इतिहास में जो है पूंजीवादी दल और साम्यवादी दल दोनों का विकास हुआ। और इन्हीं पूंजीवादी दलों के विकास के कारण हमारा जो है वो देखा जाए तो अमेरिका से चाहे जापान से पूंजीवादी देशों से मधुर संबंध बना। और इसी साम्यवादी दल के गठन के कारण या साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के कारण हमारा जो है आज भी चीन से मधुर संबंध है, आज भी हमारा साम्यवादी देशों से मधुर संबंध है। शीत युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ से मधुर संबंध बना। तो यदि हमारे यहाँ पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों विचारधारा का समन्वय नहीं हुआ होता राजनीति में, तो कहीं न कहीं आज हमारा जो है विश्व में इतना व्यापक संबंध नहीं बनता कि हमारा रूस से भी संबंध, चीन से भी संबंध, अमेरिका जापान से भी संबंध। नंबर दो, स्वतंत्रता आंदोलन से ही पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों विचारधाराओं को बढ़ावा मिला। पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों विचारधाराओं को बढ़ावा मिला। जिसके कारण एक तरफ अमेरिका जापान जैसे पूंजीवादी देशों से संबंध बना, तो दूसरी ओर चीन सोवियत संघ से भी संबंध मधुर रहा। देखिए, चूंकि राजनीतिक ऐतिहासिक दोनों परिस्थिति लिखना है, तो भाई इतिहास में आप देखे होंगे कि हम लोगों के यहां जो है अंग्रेज जब आए तो हम लोग इंडेंचर, भाई दास प्रथा तो समाप्त हो गया 1860 में पूरे विश्व से, तो इंडेंचर सिस्टम चलता था। तो ये जो इंडेंचर सिस्टम चलता था, दस्तावेज व्यवस्था जो चलता था, गिरमिटिया प्रणाली, दस्तावेज व्यवस्था, मान लीजिए गिरमिटिया प्रणाली, जिसको आप लोग गिरमिटिया बोलते हैं हिस्ट्री में, गिरमिटिया प्रणाली। तो आप देख रहे हैं कि दस्तावेज प्रणाली या गिरमिटिया प्रणाली जो हम लोग क्या था,
कांटेक्ट करके हम लोग दूसरे देशों में जाते थे, आज ही से थोड़ी जा रहे हैं, प्राचीन काल से ही हम लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। पहले धर्म प्रचार करने के लिए गए, और अंग्रेजी काल में बताइए कि मध्य काल में जो है मुस्लिम लोग हमारे यहाँ आए, अब फिर हम लोग अंग्रेजी काल में दूसरे देशों में गए। तो हम लोग के यहाँ जो इतिहास में जो हम लोग दूसरे देशों में जाने का क्रम रहा भारतवंशी लोगों का, उसके कारण भी तो बहुत सारे देशों से संबंध मधुर बना है। इजराइल से संबंध की स्थापना में भारतवंशी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारत से जो है वहां पर देखा जाए तो यहूदी लोग गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटना बता रहा हूं, जब इजराइल बनने की घोषणा हुआ था, बाल्फोर घोषणा पत्र जब ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जारी किया था, और जब आप लोग पढ़ते हो कि जिनोइस्ट आंदोलन, याद है? जिनोइस्ट आंदोलन का मतलब होता है कि यहूदी लोगों के लिए राष्ट्र की स्थापना। तो जो जिनोइस्ट आंदोलन चल रहा था, तो उस जिनोइस्ट आंदोलन में भारत के लोग भी शामिल थे। आज जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह कहा गया कि पश्चिम एशिया में यहूदी राष्ट्र का गठन होगा, तो भारत से उस समय जो है महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बनारस से तमाम यहूदी लोग जो है चले गए और जाकर वहां बस गए कैंपों में, और इस तरह से देखा जाए तो विश्व में दबाव बना। इन यहूदी लोगों के कारण से हम लोग का इजराइल से संबंध मधुर है। ये बताइए, अंग्रेजी काल में जो अमेरिका या हमारे जैसे वो करिए ब्रिटेन तमाम लोग गए, उनके कारण आज भी हमारा संबंध मजबूत है, क्योंकि वो लोग जो है वो अमेरिकी सरकार पर लाबी का काम करते हैं, दबाव बनाने का काम करते हैं। नंबर 2, प्राचीन काल से ही पहले धर्म प्रचार के लिए लोग दूसरे देशों में गए। प्राचीन काल से ही पहले धर्म प्रचार के लिए जापान, कंबोडिया, श्रीलंका आदि देशों में गए। जापान, कंबोडिया, श्रीलंका आदि देशों में गए। अंग्रेजी काल में गिरमिटिया प्रणाली के तहत मजदूरी, मतलब उसको बोलते हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। जो भारतवंशी लोग होते हैं, एक होता है ब्लू कॉलर, एक होता है व्हाइट कॉलर। तो ब्लू कॉलर का मतलब मजदूरी करने के लिए, और व्हाइट कॉलर का मतलब था प्रोफेशनल कार्यों के लिए। तो जो ब्लू कॉलर शब्द का प्रयोग होता है, वो अंग्रेजी काल में जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, चाहे फिजी में गए, ट्रिनिडाद टोबैको में गए, चाहे मान लीजिए सपोज करिए कि अफ्रीकी देशों में गए, तो ये ब्लू कॉलर के रूप में हम लोग गए। तो मुख्यतः द्वितीय जो आजादी से पहले जो लोग विदेशों में गए, मजदूरी करने के लिए गए, केवल अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए गए, उनको हम लोग ब्लू कॉलर कहते हैं, ओल्ड डायस्पोरा कहते हैं। और जो आजादी के बाद हम लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं प्रोफेशनल कार्यों के लिए, उसको व्हाइट कॉलर कहा जाता है। और व्हाइट कॉलर का मतलब होता है कि हम लोग सामान्यतः जो है अब नॉर्थ में ज्यादा जाते हैं, विकसित देशों में ज्यादा जाते हैं। ये मैं लिखवा रहा था कि गिरमिटिया प्रणाली के तहत दूसरे देशों में गए, और आज भी न्यू डायस्पोरा व्यवसायिक कार्यों से दूसरे देशों में जा रहा है। व्यवसायिक कार्यों से दूसरे देशों में जा रहा है। जो संबंधों की स्थापना में सहायक है। इसी का देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारे यहां लंबे समय तक जो मुगल साम्राज्य चला, ये भी जो है वो भी तो इतिहास की विषय वस्तु है। कि आप यहां से, पर मैं बताया ना कि इसमें सिर्फ इसलिए मैं नोट्स बनवा रहा हूं कि अभी मैं समझा के छोड़ दूंगा, आपको याद हो रहेगा नहीं। और लिखना यही है, जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वहां पर लिखकर तथ्य आएंगे, तथ्य नहीं लिखना है। आप इस साल का भी पेपर लेके पढ़ेंगे ना कुछ, तो ऐसे ही उल्टा दाया होगा। इस साल का भी कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब व्यवहारिक ही प्रश्न आता है इसमें, ऐसे शुद्ध रूप से व्यवहार लिखना है। हाँ, दार्शनिक का आधार मान के पूछा है, कभी भौगोलिक पूछेगा, कभी आर्थिक पूछेगा, कुछ नहीं, मिला जुला के लिखना है। ये बताइए, ऐतिहासिक कारक,
ऐतिहासिक कारक में जो मुगल साम्राज्य मध्यकाल में हम लोग क्या चला है, वो भी तो विदेशी हित को प्रभावित करता है। भाई बताइए, मुगल लोग कहां से आए? मध्य एशिया, चाहे अरब जगत से आए। तो अरब जगत से आए तो मध्यकाल में हमारा जो है वो देखा जाए तो अरब जगत से हमारा संबंध मधुर था। तो मधुर संबंध था, उसी के पृष्ठभूमि पर ही तो आज हम संबंधों की स्थापना कर रखे हैं। नंबर 3, मुगलकालीन इतिहास भी विदेश संबंध को प्रभावित किया है। मुगलकालीन इतिहास भी विदेश संबंध को प्रभावित किया है। भारत में लंबे समय तक मुगल साम्राज्य चला। लंबे समय तक मुगल साम्राज्य चला। मुगल राजाओं ने सामान्यतः भारत की सभ्यता संस्कृति को भी अपना लिया। सामान्यतः भारत की सभ्यता संस्कृति को भी अपना लिया। इस तरह अरब जगत तथा मध्य एशिया से संबंध स्थापित हुआ। अरब जगत और मध्य एशिया से संबंध स्थापित हुआ। जो आज भी संबंधों को मधुर बना रहा है। अब जरा देखिए, अब इतिहास से कुछ और विषय वस्तु लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, अब चूंकि दोनों एक ही में हमने लिख दिए इसलिए ज्यादा पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसीलिए अलग अलग लिखवाता हूं। चलिए कोई बात। देखिए, अब देख रहे हैं कि हम लोग लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत से प्रभावित होते रहे। इसका भी विदेशी पर प्रभाव पड़ा है। आजादी के बाद हमारा संबंध किससे बना? ब्रिटेन से, अमेरिका से। तो ये ब्रिटेन अमेरिका से जो संबंध हमारा बना, इसके पीछे जो है ब्रिटिश साम्राज्य की भी तो भूमिका रही है। भाई ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हम लोग रहे तो ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से हम प्रभावित हो गए। अरे भाई बताइए, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था से लगाए जो है जितना भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है सब कहां से प्रभावित है? ब्रिटेन से। तो जब ये मान लीजिए हम लोग ब्रिटेन से जब प्रभावित हुए, और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी जो सोच है उस सोच से भी हम लोग प्रभावित हुए। क्योंकि अम्बेडकर साहब, अच्छा मान लीजिए तिलक साहब, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो कहां पर पढ़ाई लिखाई किए थे? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में पढ़ाई लिखाई किए थे और वही लोग हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। भाई गांधी जी भी तो पश्चिमी सोच से प्रभावित थे, ये क्यों भूल गए? गांधी जी भी तो पश्चिमी सोच से प्रभावित थे। हाँ, हमें कहते हैं मान लीजिए, तो जब वही नेता, जब मान लीजिए सपोर्ट करिए, वही नेता जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे की विदेश नीति भी तो उसी से प्रभावित होती है। अगला पॉइंट, भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा और पश्चिमी राजनीतिक संस्कृति से भी प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजनीतिक संस्कृति से भी प्रभावित हुआ। पश्चिमी राजनीतिक संस्कृति से भी प्रभावित हुआ। वर्तमान संविधान पर भी पश्चिम का प्रभाव दिखाई देता है। वर्तमान संविधान पर भी पश्चिम का प्रभाव दिखाई देता है। वर्तमान संविधान पर भी पश्चिम का प्रभाव दिखाई देता है।
स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक नेता डैश, कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी, पश्चिमी विचारों से भी प्रभावित थे। पश्चिमी विचारों से भी प्रभावित थे। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पश्चिमी देशों से संबंध बनने के पीछे जो राजनीतिक जो बैकग्राउंड है, वो राजनीतिक बैकग्राउंड भी सीधे प्रभावित करता है। भैया बताइए, हमारे यहाँ जितना भी, चाहे वो संघीय व्यवस्था को लीजिए, चाहे संसदीय व्यवस्था को लीजिए, चाहे न्यायपालिका लीजिए, चाहे राजनीतिक व्यवस्था की जो भी संस्थाएं हैं, उसमें से 95% से ज्यादा संस्थाएं जो है पश्चिमी संस्थाओं से ही हम लोग ग्रहण किए हैं। तो जब व्यवस्था एक होता है तो संबंध मजबूत होता है, सामान्य सी बात होती है। तो जो व्यवस्था है वो पश्चिम पर आधारित है, तो इस व्यवस्था ने जो है पश्चिमी देशों से हमारा संबंध मजबूत किया। एक प्रश्न आता है, हाइपोथेटिकल प्रश्न आता है कि भारत अमेरिका संबंध जो है निरंतर चलते रहेंगे। विदेश नीति में एक प्रश्न आता है, हाइपोथेटिकल प्रश्न उसको बोलते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब, मान लीजिए मैंने प्रश्न पूछा कि आज के 50 वर्ष बाद भी भारत अमेरिका संबंध जो है मधुर बने रहेंगे, चर्चा करें। तो उसके लिखने का आधार भी यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड में जाकर लिखना शुरू करते हैं। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ इतिहास लेंगे, कुछ भौगोलिक परिस्थिति लेंगे और उससे ले जाकर उसको जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखिए, जैसे मैंने प्रश्न कहा कि आज के 50 वर्ष बाद भी, आज के 50 वर्ष बाद भी भारत अमेरिका संबंध मधुर बने रहेंगे, कथन की समीक्षा करें। ये हमने प्रश्न बनाया। ये प्रश्न जो है कैसे लिखा जाएगा, कुछ ऐतिहासिक कारक, कुछ सामाजिक कारक, कुछ राजनीतिक कारक, कुछ भौगोलिक कारक लेकर ही तो लिखेंगे कि भाई हमारा आज के 50 वर्ष बाद की बात मैं कर रहा हूं, आज की बात नहीं। बट 2022 चल रहा है तो मैं कह रहा हूं कि 2072 में भारत अमेरिका संबंध मधुर बना रहेगा, कथन की समीक्षा करें। ये बताइए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है निर्धारक तत्व से लिखा जाता है। जैसे अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका भी आजाद हुआ, भारत भी आजाद हुआ। वहां भी साम्राज्यवादी विरोधी जो है संघर्ष चला, हमारे यहां भी चला। वो भी स्वतंत्रता का समर्थन करता है, हम भी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से जो वैश्विक मूल्य है वो दोनों का समान है। आप देखते हैं कि वहां पर भी गणराज्य है, हमारा भी गणराज्य है, वहां पर भी लोकतंत्र है, हमारा भी लोकतंत्र है। हम भी मानवाधिकार की बात करते हैं, हम भी मूल अधिकार की बात करते हैं। वहां पर भी संविधान में बिल ऑफ राइट लिखा गया है, वहां पर भी दास प्रथा, वहां पर भी रंग भेद, श्वेत अश्वेत, तमाम जो चीजें, हमारे यहां भी इस तरह का चीज। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है लगभग समान है। इसलिए संबंध हमारा जो है कितना भी बिगड़ेगा तो पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। और दूसरी चीज यह है कि समाज व्यवस्था भी देखिए, समाज व्यवस्था अभी मैं बताया कि भारत का समाज व्यवस्था बहुलवादी है। विभिन्न धर्म जाति भाषा के लोग भारत में भी रहते हैं, और अमेरिका में भी विभिन्न, विश्व का ऐसा कोई देश जिसका व्यक्ति अमेरिका में न रहता हो। मोदी साहब गए थे तो क्या बोले थे, आपके यहां विश्व के सभी लोग रहते हैं, विश्व के सभी धर्म, सभी देशों के लोग रहते हैं। और भारत ऐसा देश है जहां के लोग विश्व के सभी देशों में रहते हैं। भाई हम लोग विश्व के हर कोने में चले जाएंगे, 2-4 भारतीय दिखाई दे देंगे। तो मान लीजिए 2-4 भारतीय दिखाई दे देंगे, तो ये संबंध बनाने के लिए कारगर फैक्टर हुआ ना। वो भी बहुलवादी समाज है, हम भी बहुलवादी समाज है। दूसरी बात है, मेल्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में काम करता है। हम लोग जो है, हम लोग भी समायोजन करते हैं। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि आज कुछ वर्तमान से भी जोड़ना चाहिए कि आज पूंजीवादी व्यवस्था को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले समय में पूंजीवाद थोड़ा कम हो सकता है, समाप्त नहीं होगा, पूंजीवाद चलेगा। और अमेरिका भी पूंजीवादी व्यवस्था को ही बढ़ावा देता है, वह भी उपभोक्तावादी संस्कृति, भौतिकतावादी संस्कृति को बढ़ावा देता है।
तो हमारा संबंध जो है समाज व्यवस्था के कारण भी जुड़ा रहेगा, राजनीतिक व्यवस्था के कारण भी जुड़ा रहेगा। हम भी धर्मनिरपेक्ष तो भी धर्मनिरपेक्ष, हम भी प्रजातंत्र तो भी प्रजातंत्र, हमारे यहाँ भी संघीय व्यवस्था तो वहां भी संघीय व्यवस्था। भले हमारा संघ व्यवस्था कनाडा पे आधारित है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से लगाए अनेक प्रावधान अमेरिका से ही तो प्रभावित है, ऐसे लिखा जाता है। इस बैकग्राउंड से लेकर प्रश्न को उठाया जाएगा और फिर ले जाकर उसको थोड़ा सा वर्तमान दिखाया जाएगा, फिर भविष्य का थोड़ा दिखाया जाएगा, दिखाकर लिखा जाता है। कितना पॉइंट हुआ? 4-5 हो गया ना? ठीक है, बढ़िया। और इसका मूल्यांकन लिखिए। इस तरह राजनीतिक ऐतिहासिक कारकों ने विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। लेकिन ऐतिहासिक कारणों ने ही आदर्शवादी विदेश नीति को बढ़ावा दिया। वही पंसील, ऐतिहासिक कारणों ने ही आदर्शवादी विदेश नीति को बढ़ावा दिया, जिससे भारत चीन युद्ध हुआ। और भारत ने यथार्थवादी विदेश नीति को बढ़ावा दिया, समन्वयवादी संस्कृति के कारण समन्वयवादी आब्लिक सहिष्णु संस्कृति के कारण पाकिस्तान चीन से सीमा विवाद चलता है। पाकिस्तान चीन से सीमा विवाद चलता है। ठीक है, ऐसे समस्या लिख दिया जाता है। ये बताइए, इसी पंचशील सिद्धांत के कारण तो भारत चीन युद्ध हुआ। क्योंकि ऐसे समझिए कि चीन शुरुआती दौर में हम लोगों से, जब मान लीजिए 1949 में जब वो साम्यवादी देश बना, तो हम लोगों से क्यों संबंध बनाना शुरू किया? उसका कारण था क्योंकि हम लोगों ने तो सबसे पहले मान्यता दिया उसको। और फिर आप ये बताइए कि उस समय चीन जब साम्यवादी देश बना तो देख रहे हैं कि चीन के बगल में जापान, और जापान में अमेरिकी सेना, कैसे समझिएगा। फिर आप देख रहे हैं कि चीन के नीचे जो है दक्षिण पूर्व एशिया, और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देशों में अमेरिका की सेना। अब इसके इधर देख रहे हैं कि भारत, अब चीन को लगा कि हम अमेरिका से जो है टकराहट करेंगे कि भारत से टकराहट करेंगे। इसलिए अमेरिका ने तो यथार्थवादी विदेश नीति का प्रयोग किया कि वो सब जगह एक साथ मोर्चा नहीं खोल सकता था। इसलिए जो है, और उसको पता था कि भारत आदर्शवादी विदेश नीति का प्रयोग करता है, भारत भावनात्मक देश है, और इस तरह से जो है भारत चीन भाई भाई का नारा लगवाया और हम लोग उसी में मस्त हो गए। और वो अपना समय काट लिया, और समय काट कर फिर जो है देखा जाए तो आक्रमण कर दिया। हम लोग को सोचना चाहिए था उसी समय जब मान्यता हम लोगों ने प्रदान किया चीन को, तो उसी समय सीमा विवाद का शुरू करना चाहिए था कि हम लोग पहले सीमा बंटवारा कर लेते हैं, उसके बाद मैं तो मान्यता आपको दे ही रहा हूं, आप तो पड़ोसी देश ही है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। क्योंकि हम लोग को यदि बताइए, जब बांग्लादेश की आजादी हुआ, शिमला समझौता हुआ, याद होगा आपको, आगे पढ़ाऊंगा। शिमला समझौता हुआ, उसी शिमला समझौते में मुद्दे को उठाना चाहिए था ना कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करेंगे तब ये शिमला समझौता होगा।
ये होना चाहिए रणनीति ना। हम लोगों ने सिंधा समझौते में कोई कश्मीर मुद्दे की बात ही नहीं किया। अरे पाकिस्तान दबाव में था, आत्मसमर्पण किया था, वो डिप्रेशन में चल रहा था, उस समय ही मामले को खत्म करिए। जो लेना देना हो चलिए आज ही खत्म करते हैं, बाद का लफड़ा नहीं रहेगा। तो बाद का लफड़ा नहीं रहेगा तो जो हम लोगों ने, ये हम लोग का जो समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा कि हो जाएगा, उस हो जाएगा कि चक्कर में सब विवाद उलझ गया। अब चलिए आगे। ये सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है। और थोड़ा सा और आप लोग नोट्स भी पढ़िएगा। अब चलिए जरा सा वाद निर्धारक तत्व, अमेरिकी प्रभुत्व का विदेशी नीति पर प्रभाव, वाद निर्धारक तत्व, उसमें भी कुछ मैं आप लोगों को बता दूं कैसे लिखा जाता है। वाद निर्धारक तत्व, अब जैसे प्रश्न आता है इसमें सब 60 नोट्स आता है कि जैसे मान लीजिए हमने पहला लिया कि अमेरिकी प्रभुत्व का भारत की विदेशी नीति पर प्रभाव, अब इसमें भी ऐसे लिखा जाएगा, वही भूमिका चलेगा उसी तरह से। अब कैसे प्रभाव पड़ा है तो इसमें देखिए दो तरीका है लिखने का। एक तो तरीका ये होता है कि हम कुछ सकारात्मक लिखवा दें, फिर कुछ नकारात्मक लिखवा दें, और लेकिन एग्जाम में 150 शब्द से तो ज्यादा आपको लिखना है नहीं। तो उसका तरीका होता है कि हम लोग 3-4 पॉइंट जो है पहले संबंध को लिखेंगे या फिर समस्या से मूल्यांकन कर देंगे नकारात्मक पक्षों से। अब कैसे अमेरिकी प्रभुत्व ने भारत की विदेशी नीति को कैसे प्रभावित किया है तो इसको समझिए, ऐसे बना लीजिए। अमेरिकी प्रभुत्व का भारत की विदेशी नीति पर प्रभाव, देखिए भाई जब 1990 के बाद, जब मान लीजिए 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, वार्सा पैक्ट का समापन हो गया, जो सीएमईए था वो समाप्त हो गया, रूस जो है भारत की आर्थिक मदद करने की स्थिति में नहीं रहा। अब पूरे विश्व में जो है अमेरिका का एक तरह से देखा जाए तो प्रभाव आ गया। इस घटना ने भारत की विदेशी नीति को कैसे प्रभावित किया ये बताइए। अब 1900 एक समझाता हूं, लिखवाता हूं। 1990 के बाद जब आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका को 1990 से पहले कौन दबा कर रखा था? सोवियत संघ। भाई 1990 से पहले मैं कहूं कि इस अमेरिका को कौन दबा कर रखा था तो यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का ही समापन हो गया तो अब अमेरिका की जो व्यवस्था है तो पूरे विश्व में फैलेगा ना, अब फैलना शुरू हो गया तो भारत भी तो सीधे प्रभावित होगा। आप देख रहे हैं कि 1990 के बाद अब अमेरिका के प्रभुत्व से भारत भी नहीं बच सकता था। इसलिए सबसे पहला काम हुआ कि हमको अमेरिका से तो संबंध बनाना ही है। और दूसरा काम हम लोगों ने क्या शुरू किया कि अमेरिका, सिर्फ अमेरिका से संबंध बनाएंगे तब तो फिर हम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। अमेरिका से संबंध तो बनाना ही है, क्योंकि हम अमेरिका से बिना संबंध बनाए रह नहीं सकते थे। अमेरिका हम लोग को जीने नहीं देता उस समय। और फिर दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत ने जो है चीन से संबंध बनाया, अन्य यूरोप के देशों से संबंध बनाया, रूस से संबंध बनाया, फ्रांस से संबंध बनाया, तो उसको काउंटर करने के लिए किया गया। तो विदेश नीति में यह परिवर्तन आ गया कि भाई अमेरिकी प्रभुत्व से हम बच नहीं सकते थे, लेकिन हम अमेरिका से संबंध बनाकर, यदि मान लीजिए सबको करिए चीन से हम संबंध बनाए, हम जो रूस से संबंध बनाए, हम लोग फ्रांस से संबंध बनाए, तो ये सब संबंध बनाकर कम से कम कुछ जो है, मान लीजिए हम लोग भारतवंशी लोगों से संबंध बनाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ अमेरिका के प्रभाव में रहते तो फिर जो है अमेरिका दबाव बना देता। नंबर 1, अमेरिकी प्रभुत्व के कारण भारत नई आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया, ये भी तो फैक्टर है। अमेरिकी प्रभुत्व के कारण भारत नई आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया, नई आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया। अमेरिका से संबंध मधुर करने लगा, अमेरिका से संबंध मधुर करने लगा। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका को
काउंटर करने के लिए, दूसरी ओर अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन, रूस, फ्रांस, चीन, रूस, फ्रांस आदि देशों से भी संबंध बनाया। और साथ ही भारतवंशी लोगों से भी संबंध मजबूत किया, इसमें हम लोग 4-5 पॉइंट लिखेंगे। ऐसे लिखा जाता है कि भाई अब यहां पे देखिए, अब भूमिका कैसे लिखेंगे, जो पहली भूमिका लिखवाया था उसी तरह से, वेरी सिंपल सा, कि 1990 में सोवियत संघ का विघटन, वार्सा पैक्ट की समाप्ति, रूस का उदय, रूस का कमजोर आर्थिक देश के रूप में उदय आदि घटनाओं ने अमेरिकी प्रभुत्व को बढ़ावा दिया। और उसी में तुरंत प्रश्न को लाके जोड़ेंगे कि 1990 के बाद भारत जो है, देखा जाए तो इस अमेरिकी प्रभुत्व का शिकार रहा। भारत की विदेश नीति पर अमेरिकी प्रभुत्व का प्रभाव पड़ा और भारत की विदेश नीति में अमेरिकी प्रभुत्व के कारण निम्न परिवर्तन दिखाई दिया। और उसी को 1, 2, 3, 4 करके सेट करके लिखेंगे। और फिर मैं बताऊंगा इसका लिखने का 2 तरीका है, या तो सकारात्मक लिख दीजिए या तो नकारात्मक अलग अलग लिख दीजिए, काम खत्म। लेकिन हम लोग क्या, ज्यादा तो लिखना है, 150 शब्द लिखना है, तो हम लोग को सीधे प्रभाव 3-4 लिखना चाहिए। अब पैरा चेंज करके इसका जो है मूल्यांकन लिख देना है, बस इतना ही काम करना है। तो 3-4 में इसको भी सिखा देता हूं। आया होगा क्वेश्चन, बताता हूं कैसे आया हो। सोवियत संघ के विघटन का विदेश नीति पर प्रभाव, अमेरिकी प्रभुत्व का प्रभाव, यूक्रेन संकट का प्रभाव, ऐसे क्वेश्चन आता है इसका। 2-4 1-2 हो तो पढ़ दीजिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि आता कैसे है। कुछ ऐसे जोड़कर पूछा होगा कि कोई घटना ले लेगा और उस घटना को लेकर बोलेगा, जैसे मान लो कोई घटना लिया, एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कोई विश्व की घटना लिया, महामारी को ले लिया, ये भी तो विश्व की घटना है। तो महामारी ने भारतीय विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि महामारी की जो घटना है, ऐसे समझिए। और आगे जाकर पूछता है आजकल कि जैसे मान लीजिए आपने COP27 पढ़ लिया, आपने जलवायु परिवर्तन पढ़ लिया, अब पूछेगा क्या, COP27 ने भारतीय विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया, चर्चा करें। कुछ नहीं करना है, COP27 से भूमिका बनेगा और COP27 में भारत ने जो कहा है या भारत पर जो दबाव बना है, उसी से विदेश नीति को सीधा लिख देना है, खत्म। मैं 2-4 सिखा दूंगा ऐसे, ठीक है। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।